चैप्टर है मुद्रा, ठीक, मनी। चैप्टर का नाम है मनी। हमने कहा था ना आरबीआई पढ़ेंगे, फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग पढ़ेंगे, फिर मुद्रा पढ़ेंगे, फिर फिएट, ठीक, फिर फिनटेक पढ़ेंगे, फिर चले आएंगे हम पैसा और बाजार में। तो आइए बात करते हैं, ठीक। अब आप लोगों से बात करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कल क्लास नहीं ले पाया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था शाम को, क्योंकि अब अगले वीक से तो मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है। अच्छा, सीएआर एक जगह आएगा बेटा, सीएआर आएगा एक जगह, ठीक ना। आगे एक जगह सीएआर आएगा, कैश एसेट्स रेशियो, तो उसको बताएंगे, ठीक। आगे एक जगह आएगा, ठीक ना। जब फिनटेक पढ़ा लेंगे फिर 15 मिनट में सीएआर बताएंगे, एक जगह आएगा, ठीक। तो बेसल मानक जब पढ़ाएंगे तो उसी में सीएआर बताएंगे। अभी मनी पढ़ा रहे हैं, कल फिनटेक पढ़ा रहे हैं, तो फिर दौड़ के आएंगे सिर्फ स्पेशली सीएआर और कैश एसेट्स रेशियो बताने के लिए, ठीक ना। कुछ लोग पूछ रहे हैं पीसीए की कार्रवाई क्या होती है, प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन क्या होता है, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई क्या होती है। दरअसल आरबीआई ने अभी उसे छोड़ दिया है, इसलिए हम छोड़ दिया है। शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ये होती है, ऐसे जानने के लिए जान जाओ। होता क्या है समझना, फिर चैप्टर में आते हैं, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब करेंगे। होता क्या है कि जब किसी बैंक का एनपीए बढ़ने लगता है तो आरबीआई उस बैंक को कहती है कि अब हम तुम्हारे खिलाफ पीसीए की कार्रवाई करेंगे, यानी हम तुमको अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो उस बैंक के पर कुछ प्रतिबंध लगा देती है। उस बैंक को आरबीआई कहती है तुम नया लोन नहीं दे सकते हो, तुम नई शाखाएं नहीं खोल सकते हो, तुम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दे सकते हो, ठीक, तुम्हारा मैनेजमेंट अब तुम नहीं चलाएगा, हम चलाएंगे। इसे कहते हैं पीसीए की कार्रवाई, ठीक ना। तो आरबीआई ने पीसीए की कार्रवाई छोड़ दिया है, इसलिए हमने पीसीए की कार्रवाई आपको नहीं बताया। अगर जानना चाहते हो, हम मुद्रा में चलने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, फिर मुद्रा शुरू करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पीसीए की कार्रवाई, और बेसल के लिए परेशान मत होइए, फिनटेक के बाद एक बार बेसल आएगा, अभी बेसल आएगा, बेसल कल पढ़ाएंगे। पीसीए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, बस ऐसे जान लो। कई लोगों का प्रश्न है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, इसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं, ठीक। इसे ही पीसीए की कार्रवाई बोलते हैं, इसे ही पीसीए की कार्रवाई बोलते हैं। तो आओ, इसमें होता क्या है कि यदि कोई बैंक है, समझना, ये कोई बैंक है, तो एनपीए आप लोग समझते हो ना, ये कोई बैंक है। यदि इस बैंक का एनपीए बढ़ गया है, यानी बहुत लोगों को ये पैसा दे दिया और वापस नहीं आ रहा है, यदि इस बैंक का एनपीए बढ़ गया है, मान लो इस बैंक का एनपीए बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया, अब ये डूबने वाला है, तो आरबीआई इस पर कुछ एक्शन ले लेती है। आरबीआई इस पर एक्शन लेती है, कुछ एक्शन लेती है, ठीक। कुछ आरबीआई इस पर कार्रवाई करती है, आरबीआई इस पर कुछ एक्शन ले लेती है, कुछ कार्रवाई करती है, ठीक। इस कार्रवाई को ही हम कहते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, ठीक। अब आरबीआई करती क्या है, इस बैंक से कहती है कि नया लोन नहीं दोगे, न्यू लोन नहीं दोगे, ठीक। समझना, शाखा विस्तार नहीं करोगे, ठीक। अपने शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दोगे, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दोगे, ठीक। उस बैंक का मैनेजमेंट आरबीआई हटा देती है, उस बैंक का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है, उस बैंक का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है। यही होती है पीसीए की कार्रवाई। एक बात याद रखना, अभिषेक, खुशबू, सारे लोगों से जुड़ चुके हैं। अगर मैं टॉपिक पढ़ाते हुए कोई टॉपिक छोड़ के निकल जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ऐसे नहीं छोड़ के निकल रहा हूं, जानबूझ करके छोड़ के निकल रहा हूं। या तो वो टॉपिक आगे आएगा, या वो टॉपिक हमारी इकोनॉमी में आरबीआई या जो भी जिस चैप्टर का टॉपिक है, चीजें छोड़ी जा चुकी हैं, इसलिए उसको मैं छोड़ के निकल जा रहा हूं, ठीक ना। अनुराधा करे रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, ये सब पढ़ा चुका हूं, समझ में आ गई बात, ठीक, समझ में आ गई बात। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि सर कोरोना महामारी और आत्मनिर्भर भारत, उसे अब इस बैच से नहीं पढ़ाया जाएगा, वो सब पिछले बैच की थी। अब 2 साल सवाल नहीं आया, उससे सवाल नहीं आया, ठीक ना। चलो आ जाओ, तो मुझे कृपया ना बताएं। तो अब आज का हमारा चैप्टर है मनी, ठीक। आज का हमारा चैप्टर है मनी। कुछ भी याद रखिए, सिलेबस पर मैं बारीक नजर रखता हूं, ठीक ना। कई चीजें जो छोड़ी जा चुकी हैं, आप जब पीवाईक्यू देखेंगे, कई चीजें जो छोड़ी जा चुकी है, मैं भी छोड़ दिया हूं, आपको लिए ढेर सारे कचरे का बोझ क्यों रखे, वही पढ़े जो काम वाली चीजें, ठीक। तो आइए तो बात करते हैं, ठीक। और वंदना करें सर बैड बैंक एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं उसी क्लास में कई बार बता चुका था, आप वहीं से समझिए। इस हिसाब से तो फिर हमारे रामकोला की हमारे यहाँ जगह है रामकोला, यूपी में एक जगह है रामकोला, तो वहाँ भागवत शुरू हुई थी। तो एक दिन भागवत हो जाए तो दूसरे दिन 2-4 लोग आए कहे हई वाली कहानियां फिर से सुना दीजिए, पंडित जी फिर वहीं से शुरू हो जाए। तीसरे दिन फिर भागवत शुरू करें, फिर कुछ लोग आए फिर शुरू से कर दीजिए, वाली कहानी बता दीजिए। ऐसे 18 दिन तक भागवत चली, भागवत हो ही नहीं पाया। बैड बैंक 2 बार बताया हूँ, फिर से वही देखिए। तो आइए बताते हैं, ठीक। मनी, मुद्रा का, ठीक, चैप्टर को पढ़ते याद रखिएगा। मुद्रा क्या है, आपसे पूछा जाए मुद्रा क्या है। आप दुकान पर जाते हो कोई चीज खरीदारी करने, आपने पेन खरीदने गए, मुद्रा दिया, पेन लिया। आप कपड़ा खरीदने गए, मुद्रा दिया, कपड़ा लिया। आप कुछ खाना खरीदे, मुद्रा दिया, खाना लिए। कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं, ये सब वस्तुएं हैं। अगर मान लीजिए आप सेवा लेने गए, किसी हॉस्पिटल में इलाज कराए, डॉक्टर को फीस दे रहे हैं। बाल कटवाने गए, बाल काटने वाले पैसा दे रहे हैं। कहीं पढ़ने गए, फीस दे रहे हैं, ठीक, समझ में आ गई बात। पढ़ने गए, पैसा दे रहे हैं, यानी सेवाएं भी खरीद रहे हैं, किसके बदले खरीद रहे हैं, मुद्रा के बदले। वस्तु भी खरीद रहे हैं, किसके बदले खरीद रहे हैं, मुद्रा के बदले, ठीक, समझना बात को। वस्तु भी खरीद रहे हैं, किसके बदले, मुद्रा के बदले। सेवा भी खरीद रहे हैं, किसके बदले, मुद्रा के बदले, ठीक। यानी कुछ भी आप ले दे रहे हैं, किसके बदले ले दे रहे हैं, ठीक, मुद्रा के बदले। गौर से देखिएगा, बाजार में बाल भी कटवा रहे हैं तो उसको पैसा दे रहे हैं। बाल कटवाते क्या करते हैं, सेवा लेते हैं। कपड़े प्रेस करवा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। कपड़े प्रेस करवाते क्या लेते हैं, सेवा लेते हैं। इलाज कराने जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बदले में डॉक्टर इलाज कर रहा है,
तो पैसे पैसे मुद्रा के बदले क्या ले रहे हैं? सेवा ले रहे हैं। कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं, सुई से लेके जहाज तक कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो खरीद रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसा वस्तु है या मुद्रा एक ऐसे माध्यम है जिसके बदले हम वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? मुद्रा एक ऐसी चीज है कि जिसके बदले हम वस्तु और सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहिए कि मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के बदले हम वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करते हैं। तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है, मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसे आमतौर पर वस्तु और सेवाओं के भुगतान या ऋणों के बदले रूप में स्वीकार किया जाता है। जो भी वस्तु और सेवाएं ले रहे हैं उसके बदले क्या भुगतान कर रहे हैं? मुद्रा भुगतान कर रहे हैं। जो भी आप ऋण ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं? मुद्रा में ले रहे हैं। जो भी आप ऋण दे रहे हैं सर किसमें दे रहे हैं? मुद्रा में दे रहे हैं। किसी से 2 लाख उधारी मांगोगे तो किसमें देगा? 2 लाख मुद्रा में देगा। आप चुकाओगे किसमें दोगे? मुद्रा में दोगे। यानी हम कह सकते हैं कि मुद्रा क्या है? तो मुद्रा एक माध्यम है जिसके बदले हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, जिसके बदले हमें सेवाएं प्राप्त होती है। मुद्रा देकर की हम वस्तु मिलती है, मुद्रा देकर की हमें सेवाएं मिलती है, मुद्रा के रूप में ही हम ऋणों का भुगतान करते हैं, ऋण लेते हैं, ऋण देते हैं। समझ में आ गई बात? अंकिता बिटिया, टीना बिटिया, समझ में आ गई बात? तो कोई कहेगा मुद्रा क्या है? तो मुद्रा और कुछ नहीं, मुद्रा एक माध्यम है जिसके बदले हम या तो वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करते हैं या ऋणों को भुगतान करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अब अगर हम मुद्रा का विकास देखें तो इतिहास में मुद्रा का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। ठीक, मुद्रा का विकास चरणबद्ध रूप से हुआ है। कैसे? जब शुरू के पहले जमाने में देखते थे तो मुद्रा नहीं थी, मुद्रा के बदले क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उसके बाद धीरे धीरे पण्य मुद्रा आई, कमोडिटी मनी आई, फिर धीरे धीरे धातु मुद्रा आई, फिर आगे बढ़ के कागज की मुद्रा आई, फिर बैंक मुद्रा आई, फिर डिजिटल मुद्रा आई। ये मुद्रा का क्रम है। ठीक, समझना, ये मुद्रा का क्रम है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। सीधी सी बात है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में अगर कहा जाए, ठीक, कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। ठीक, हमने किसी से कुछ लिया, बदले में कुछ दे दिया, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। सामान के बदले कोई सामान लेना। बचपन में जब हम लोग बच्चे थे, आपको लोगों को पता नहीं, याद होगा कि नहीं, गांव में कुछ बेचने आता था हम लोग के गांव में, हम लोग उसे गेहूं दे देते थे। अब बर्फ खरीदते थे, बर्फ याद है? वो चूसने वाली बर्फ होती थी। आज के दौर के लड़के तो आइसक्रीम लेते हैं, हम लोग के बचपन में बर्फ था। गेहूं देते थे, बर्फ लेते थे, गेहूं देते थे, अन्य चीजें खरीदते, वो भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है। लेकिन अब तो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलती है। प्राचीन जमाने में जब मानव सभ्यता का पहला विकास हुआ, ठीक, तो उसमें क्या होता था? एक वस्तु, कोई गेहूं उत्पादन करने वाला किसान है, उसके पास गेहूं है, तो किसी बुनकर के पास जाएगा, अगर कपड़े की जरूरत है तो बुनकर को कपड़ा दे देगा, ठीक, सॉरी, बुनकर को गेहूं दे देगा और बुनकर से कपड़ा ले लेगा। यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, तो करण कह रहे ये बर्फ खरीदते थे, हाँ मैं भी खरीदा हूं। ठीक, समझ में आ गई बात? देखो, यानी पुराने जमाने में एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझना मेरी बात को। ये कोई किसान है, ठीक, ये कोई किसान है, ठीक, ये किसान है, ठीक, ये कोई किसान है, और मान लीजिए ये कोई बुनकर है। बुनकर का बाल भी बना देते हैं, बुनकर है, इसका बाल बना देते, ठीक, हाथ भी बना दे, इसका भी हाथ बनाते हैं भाई। ठीक, ये बुनकर है, ये क्या है? बुनकर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजे से समझिएगा, क्लास बोझिल नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? ठीक, हंसते खेलते पढ़ते रहिए, हंसते खेलते पढ़ते रहिए। ठीक, आदित्य कह रहा है सर जी हमारे गांव में अभी होता है। हाँ अभी होता है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली ही है। हमारी क्लास में बहुत प्यार से, बहुत मर्यादा में, इस क्लास को अक्सर बच्चे, मैं बात कहना चाहता हूं, हम प्राइमरी स्कूल में देखते हैं घंटा बजता है, बच्चा तेजी से घर भागता है। हम देखते हैं, इसका मतलब क्या? उसके लिए वो स्कूल बोझिल है। हमको जब पढ़ाई का टाइम आएगा, क्लास जाने का टाइम आ गया है, अब लगता है 2 घंटा कैसे गुजरेगा। इसका मतलब जो पढ़ाई है वो क्रिएटिव नहीं हो रही है। जब क्लास का टाइम आता है क्या लोग सोचते हैं, क्लास का टाइम आ गया, 2 घंटा कैसे कटेगा, ये कटेगा। इसका मतलब वो क्लास क्रिएटिव नहीं है। हम एक ऐसी क्लास चाहते हैं जिसमें बच्चे क्लास का इंतजार करें, जिसमें बच्चे क्लास का इंतजार करें। चुनमुन इंतजार कर रहा है, चुलबुल इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार कर रही है, प्राण से इंतजार करिए कब क्लास आए, बेचैनी हो। हमें इतनी बढ़िया क्लास बनानी है, आप और हमको दोनों को मिलकर के। ठीक, समझ में आ गई बात? आप और हमको दोनों से मिलकर के। अच्छा, एंटी पूछ रहा है सर आपको गुजराती भाषा आती है? ए हमको नहीं आती है यार, उतना बोलचाल में 1-2 शब्द जानते हैं। ठीक, हमको ऐसा बनाना है, इस क्लास को हमको ऐसा बनाना है 6 बजे का टाइम है तो मुझे बेचैनी होने लगे पढ़ाने के लिए, आपको बेचैनी होने लगे पढ़ने की। और ऐसा बना लेंगे तो हमारा वादा भी है, हम सब ने संकल्प भी लिया है कि इस क्लास को एकदम वर्ल्ड बेस्ट क्लास बनाएंगे, पूरी दुनिया के सबसे अच्छी इकोनॉमी की क्लास बना देंगे। ये दोनों को मिलकर के करना होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? मेरा साथ दोगे ना आप सारे लोग? ठीक, गुरु के वचन को शिक्षक ही, गुरु के वचन को शिष्य ही पूरा करता है, यहाँ पर जिम्मेदारी है। तो आइए वस्तु विनिमय प्रणाली बता दे रहे हैं। ये किसान है, गया बुनकर को क्या दे दिया? गेहूं दे दिया, और बुनकर से क्या ले लिया? कपड़ा ले लिया, कपड़ा ले लिया। यही है वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना। ठीक, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना। अब देखो याद रखना, जब कोई ठोस रूप से वस्तु मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु। लेकिन वस्तु के बदले कोई सेवा मिलती है, हम पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे सेवा प्राप्त कर रहे हैं। किसी डॉक्टर के यहाँ से इलाज करा के आ रहे हैं तो आप उससे सेवा प्राप्त कर रहे हैं। किसी गाड़ी में बैठ के एक जगह से, रेल में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, टिकट का जो किराया देते हैं तो बदले में रेलवे आपको क्या देती है? अपना रेलवे रेल थोड़ा दे देती है, रेलवे आपको सेवा देती है। समझ में आ गई बात? तो समझना बात को, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में किसान दे रहा है गेहूं और बुनकर दे रहा है कपड़ा। यही है ठीक वस्तु विनिमय प्रणाली। किसान को कपड़े की जरूरत है, किसान ने कपड़ा ले लिया। अब मान लीजिए कोई दवाई वाला व्यक्ति हो, कोई दवाई वाले वैद्य जी हो, पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं वैद्य जी कहते थे। ठीक, ये मान लो डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, मैं पुराने जमाने डॉक्टर है, आज वाले नहीं, पुराने जमाने में डॉक्टर को वैद्य जी कहा करते थे। ठीक, तो मान लीजिए बुनकर गया, डॉक्टर साहब को क्या दे दिया? कपड़ा दे दिया, और इनसे दवाई ले लिया, इनसे दवाई ले लिया। ठीक, समझना बात को, यही है वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली में एक दिक्कत होती थी, ये बहुत दिन तक नहीं चल सकती है किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक रूप में ही चल सकती है। ठीक, शुरुआत में ही चल सकती है। कैसे?
वस्तु विनिमय प्रणाली में एक दिक्कत है दोहरी मांग की समस्या। क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रॉब्लम है दोहरी मांग की समस्या। दोहरी मांग की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या दिक्कत है? दिक्कत है दोहरी मांग की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो मेन दिक्कत है वो क्या है? दोहरी मांग की समस्या। ठीक, दोहरी मांग की समस्या क्या है? देखिए, दोहरी मांग की समस्या ये है कि मान लीजिए ये किसान है, इसके पास समझना गेहूं तो है। दोहरी मांग की समस्या में हम यहां बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ये किसान है, ठीक, इसके पास गेहूं तो है, समझना, और ये बुनकर है। ठीक, ये कोई बुनकर है, कपड़े वाला। ठीक, अब देखिए, गेहूं तो है और किसान को चाहिए कपड़ा। किसान के पास गेहूं है और बुनकर के पास क्या है? कपड़ा है। ये बुनकर बढ़िया बन नहीं रहा है। ठीक, ये बुनकर है। अब समझना, अब मान लीजिए इस किसान के पास गेहूं है, इस बुनकर के पास कपड़ा है, लेकिन इस किसान को गेहूं की जरूरत नहीं है। गेहूं की जरूरत नहीं है। वस्तुतः इसे जरूरत है तेल की। मान लीजिए इसे जरूरत हो चावल की, या इसे जरूरत हो जूते की। इसे जरूरत हो, मान लीजिए इसे जरूरत हो चावल की, ठीक, इसे जरूरत हो जूते की, इसे गेहूं की जरूरत ना हो, कपड़ा है इसके पास। यानी इसके पास क्या है? इसके पास कपड़ा है। ठीक, इसके पास गेहूं है। अब किसान गेहूं लेकर के बुनकर के पास तो जाएगा, लेकिन बुनकर कहेगा हमें गेहूं की जरूरत ही नहीं है। अब ये किसान ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसे गेहूं की जरूरत हो, दूसरी तरफ अगर ये बुनकर है तो बुनकर के पास कपड़ा है, लेकिन बुनकर भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसे कपड़े की जरूरत तो हो, साथ में उसके पास चावल भी हो, जूते भी हो। दोहरी मांग की समस्या कह रही है कि दोनों लोगों के पास वस्तु है, लेकिन दोनों लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें उनकी वस्तु की जरूरत है। किसान अपना गेहूं लेकर के ऐसा बुनकर ढूंढ रहा है जिसे गेहूं की जरूरत हो। 10 बुनकर से मिलेगा तो कोई कहेगा हमको गेहूं दे दीजिए। वही बुनकर ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जिसे कपड़े की जरूरत हो, लेकिन उसके पास क्या हो? उसको पास देने के लिए चावल हो, जूते हो। ठीक, समझना, यानी हर व्यक्ति जिसके पास वस्तु है वह उसको ढूंढ रहा है जिसे उस वस्तु की जरूरत है। इसे ही कहा गया दोहरी मांग की समस्या। यह दोहरी मांग की समस्या अर्थव्यवस्था में बहुत लंबे नहीं चल सकती, प्रारंभिक अर्थव्यवस्थाओं में ही चल सकती है, जहां लोगों की जरूरतें बहुत कम हो, लोग आस पड़ोस से ही लेन देन करके अपना काम चला सकते हो। तो शुरुआती दौर में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, जब इतिहास का विकास हो रहा था, तो सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही आई। ठीक, ये किसान है, इसके पास गेहूं है तो बुनकर के पास जा रहा है, कपड़े वाला इसको कपड़ा दे दे रहा है, इसको गेहूं दे देगा। लेकिन बाद में हो सकता है कि दोबारा ये गेहूं लेके जाए जिस कपड़े वाले को गेहूं की जरूरत ना हो, और दोबारा कोई किसान आए उसको अन्य चीजों की जरूरत हो। ठीक, समझना बात को, क्लियर हो गया? इसे दोहरी मांग की समस्या कहा जाता है, या कहीं कहीं से आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरी मांग की समस्या या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी दो लोगों की आवश्यकताएं जब मैच करेंगी तभी बाजार आगे बढ़ेगा। दो लोगों की आवश्यकताएं जब मैच करेंगी तभी बाजार क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो कुछ दिन तक ये चलता रहा, ठीक, लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरी मांग की समस्या आ गई, और दोहरी मांग की समस्या के कारण, ठीक, मांग की दोहरी आवश्यकता के कारण, ठीक, यह वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। इसलिए जो इतिहास का विकास होता है, मानव सभ्यता का विकास होता है, क्यों? दोहरी मांग से ऊपर मानव सोचता है कुछ मुद्रा को बनाया जाए। यद्यपि उस समय मुद्रा नहीं आई थी, लेकिन मानव कहता है किसी वस्तु का हम प्रयोग मुद्रा के रूप में तो कर सकते हैं। तो यहीं से आई पण्य मुद्रा, कमोडिटी मनी। यहीं से आई पण्य मुद्रा। पण्य मुद्रा का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, उसको मुद्रा के रूप में उपयोग करना। ठीक, साथ ही साथ उस वस्तु का मूल्य वही है, मुद्रा का मूल्य उस वस्तु के कुल मूल्य से आता है। मुद्रा का मूल्य उस वस्तु के कुल मूल्य से आता है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि पण्य मुद्रा वह धन है जिसका मूल्य कुल वस्तु से आता है जिससे वो बनी है। जैसे सबसे अधिक जिस पण्य मुद्रा के रूप में जो पहला प्रयोग किया गया वो गाय थी। वैदिक काल में पण्य मुद्रा आई और गाय का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। गाय के बदले ही लेन देन होता था, क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में गाय सबसे मूल्यवान और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसलिए हमने गाय का फोटो बनाया, लेकिन ये जर्सी गाय है। हमको फोटो नहीं मिल रहा था, मैंने जर्सी बना दिया गाय दिखाने के लिए। ये अपने वाली आने, अपने जो सिंपल गाय थी उसका इस्तेमाल हुआ। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो पण्य मुद्रा के रूप में, अर्थात है ये गाय, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस रूप में कर रहे हैं? मुद्रा के रूप। गाय के बदले कुछ खरीद ले रहे हैं। गाय दे रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, उसको गाय दे रहा है, कुछ खरीद रहा है, उसको गाय दे रहा है, कुछ खरीद रहा है। जो कम दूध वाली गाय होगी उसका कम मूल्य होगा, जो अधिक दूध वाली गाय होगी उसका अधिक मूल्य होगा। यानी जिस वस्तु से जिससे वो बन रही है, जो उसकी क्षमता है, वही उसका कुल मूल्य होगा। समझ में आ गई बात? ठीक, तो कुल मिलाजुलाकर हम कह सकते हैं कि पण्य मुद्रा में वे वस्तुएं शामिल हैं जो अपने आप में मूल्यवान तो है ही हैं, साथ साथ उसके मूल्य का उपयोग किसी भी वस्तु के खरीदने में होता है। किसी के पास गाय रहती थी तो कुछ भी खरीद लेता था, क्योंकि गाय की डिमांड सबको होती थी। गाय उस अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। ठीक, गाय उस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। ठीक, तो गाय है, यानी गाय का उपयोग उस कालखंड में किस रूप में होता था? गाय का उपयोग एक मुद्रा के रूप में होता था। गाय है तो आपको कुछ भी मिल जाएगा गाय के बदले। समझ में आ गई बात? ठीक, गाय के बदले में कुछ भी मिल जाएगा। तो गाय का उपयोग होता रहा, लेकिन गाय भी बहुत दिन तक चल नहीं पाई, क्योंकि इसमें क्या थी? दिक्कत थी, समस्या थी। समस्या क्या थी? कि समस्या यह थी कि सभी जगह मूल्य समान नहीं होता है। उसी गाय का मूल्य किसी एरिया में कुछ और है, किसी एरिया में कुछ और है, किसी एरिया में कुछ और है, किसी एरिया में कुछ और है। तभी गाय का मूल्य एक जगह समान नहीं होता है। और जब भी किसी वस्तु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करें तो जरूरी होता है कि उसका मूल्य हर जगह एक जैसा हो। लेकिन पण्य मुद्रा में गाय का मूल्य हर जगह एक जैसा तो होता नहीं है। ठीक, समझना बात को, हर जगह एक जैसा होता नहीं है। दूसरी चीज, पण्य मुद्रा की एक समस्या होती थी कि इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता। ठीक,
इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता है। ठीक, समझना, वस्तुओं को ले जाना आसान नहीं होता है। एक आदित्य कह रहा है कि जो कल पढ़ा है उस टॉपिक को पहले बता दीजिए सर, इससे समझने में आसानी होगा। कल का टॉपिक अलग था, आज का टॉपिक अलग है। अब देखो मुद्रा, मान लीजिए आप गाय का मुद्रा, आज के टॉपिक पर सब समझ, मान लीजिए आप गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में कर रहे हैं, तो आपने कोई वस्तु दिया और बदले में गाय ले लिया, तो गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है क्या? गाय के सारे बड़ा व्यापार हो सकता है। पता चला यहां से गाय लेकर के जा रहे हैं, बारिश आ गई, कई रुके हुए हैं, उस गाय को खिलाने की समस्या, गाय बीमार पड़ी मर गई, तो आपका घाटा हो गया। समझना बात को हमारी। यानी एक समस्या थी कि सभी जगह उसका मूल्य समान नहीं होता था। दूसरी समस्या थी इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होता था, आसान नहीं होता। तीसरी समस्या थी कि वस्तुएं खराब हो जाती थी। तीसरी समस्या थी कि वस्तुएं खराब हो जाती थी। आप एक जगह से दूसरी जगह गाय ले गए, गाय को चोट लग गई, उस जमाने में जानवर होता था, शिकार कर लिया, गाय लंगड़ी हो गई, गाय दूध नहीं दे रही है, गाय मर गई, तो व्यापार इत्यादि हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, तो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती थी, वस्तुएं खराब हो जाती थी। साथ साथ पारस्परिक रूप से विनिमय नहीं होता था। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास भी गाय है, दूसरे के पास भी गाय है, अब दोनों एक दूसरे में कोई एक्सचेंज करना चाहते हैं तो गाय के बदले गाय नहीं एक्सचेंज करेंगे। ठीक भाई, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास, कोई एक व्यक्ति है जो उसके पास बहुत सारी चीजें, खेती किसानी सब चीज है, लेकिन उसके पास गाय भी है। दूसरा आदमी जाता है, कहता है कि तुम्हारे खेत में जो फल उपजा है, केला उपजा है, हमको दे दो, बदले में गाय ले लो। तो कहेगा हमारे पास तो गाय है, कुछ और लेकर के आओ। ठीक, क्लियर हो गया? कुछ और लेकर के आओ। मेरी बात समझ में आ गई? बात, कुछ और लेकर के आओ। तो दिक्कत यह होती थी कि यानी वस्तु विनिमय प्रणाली भी बहुत लंबा नहीं चल सकती थी, क्योंकि जिस वस्तु के बदले एक्सचेंज किया जाता था उसका मूल्य समान नहीं होता था। इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता था, वस्तुएं खराब हो जाती थी, इनका पारस्परिक रूप से इस्तेमाल नहीं होता था। यही ये पण्य मुद्रा के दोष थे। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से आगे आई क्या? पण्य मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली भी बहुत दिन तक नहीं चली, उसकी भी समस्याएं थी, दोहरी मांग की समस्याएं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली उसके बाद थोड़ा आई, थोड़े दिन चली, इसकी भी समस्या थी। और इसके बाद इतिहास के काल में आती है धातु मुद्रा। क्या आती है? धातु मुद्रा। समझना, धातु मुद्रा। अजीत कह रहा सर गाय के अलावा दूसरा उदाहरण दीजिए। सबसे फेमस पण्य मुद्रा में चीज गाय ही थी, इसीलिए इसका उदाहरण दे रहे हैं। समझ में बता? ठीक, पण्य मुद्रा। अब धातु मुद्रा आई, समझना बात को। अच्छा, समझने में दिक्कत आ रही है क्या? तो बहुत आसान है, कोमल करिए सर, रिपीट करो ये जरा एक बार मुझे बताइएगा। पण्य मुद्रा और वस्तु विनिमय प्रणाली कठिन लग रहा है क्या आपको? जरा बताना तो। अरे वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले दूसरा सामान ले रहे हो, इससे सवाल वाल नहीं आएगा, वो तो एक क्रम है जिसको हम समझा रहे हैं। एक वस्तु दे रहे हो, दूसरी वस्तु ले रहे हो, ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। पण्य मुद्रा में किसी वस्तु का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में कर रहे हो। जैसे इतिहास में वैदिक काल में गाय का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था, गाय के बदले चीजें ली दी जाती थी। क्या इसमें कठिन है क्या? क्या बात है भाई? ठीक, समझ आ रहा है ना? ठीक, चलिए। अच्छा, एक बार बात मैसेज कर रहे हैं आदित्य यदुवंशी कि सर टॉपिक बता दीजिए कीजिए कि किस क्रम से पढ़ाएंगे, तो हम पहले पढ़ के आएंगे। तो आदित्य भाई पहली क्लास देख लो, पहली क्लास में हमने जो टॉपिक, एक ही पहली क्लास का वीडियो देखो, हमने पूरा बता दिया है कि किस क्रम से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, पहली क्लास देखिए। ठीक, पहली क्लास में हमने बताया था विचारधारा बताएंगे अर्थव्यवस्था का, उसी क्रम से बताया। दूसरी क्लास में हमने दूसरे चैप्टर में हमने कहा था पूरा बताएंगे यही कि आर्थिक मॉडल क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है, आर्थिक सुधार कैसे आया, आर्थिक सुधार के बाद कैसे आए। फिर बताया हमने, वही उसी हिसाब से चल रहे हैं, देखना हम क्रम नहीं तोड़ रहे, इसलिए सबसे पहले बता रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझना। तो ये सब हल्के फुल्के में चलते रहे, इनसे कभी सवाल नहीं आएगा, हम क्रम से समझा रहे हैं, कभी आता नहीं है, सब बहुत बीते जमाने की बात। ठीक ना? आदित्य समझ गया? पहली क्लास में बेटा देख लो, पहली क्लास में एकदम सिलेबस बताया है, स्टेप वाइज उसी स्टेप से चलेंगे पूरी क्लास, उसे के ही देख लो। ठीक, वाह, कपिल ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, मैं खुश हो गया। पण्य मुद्रा में कपिल ने कहा कि मुद्रा का स्थान कोई वस्तु ले लेती। ठीक हो गया, मुद्रा का स्थान कोई वस्तु ले, यानी अब गाय का एग्जांपल इसलिए कि पण्य मुद्रा के रूप में गाय का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है बेटा? अब आ जाओ, अब उसके बाद दौर आया धातु मुद्रा का, ये बहुत दिन तक चली। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है। एक ऐसी धातु मुद्रा जिसका अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य एक समान होता है, आज भी यही होता है, जैसे सोना और चांदी, अंकित मूल्य, आंतरिक मूल्य। अब बताता हूं, अगर कोई 1 ग्राम सोने का सिक्का है, मान लीजिए यह 1 ग्राम सोने का सिक्का है, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन्स, 1 ग्राम सोने का सिक्का है। इस सोने के सिक्के पर लिखा होगा ठीक कि ये 10,000 का सिक्का है, यानी इसका अंकित मूल्य कितना है? 10,000। इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 10,000। ठीक, तो ये 10,000 कहां से निकाला जाता है सोने का? दरअसल उस समय 1 ग्राम सोने का बाजार मूल्य 10,000 रहा होगा। बाजार मूल्य क्या रहा होगा? 1 ग्राम सोने का रेट क्या रहा होगा? 10,000 रहा होगा, इसलिए कह दिया गया कि ये 10,000 के मूल्य का सोने। मान लीजिए 6 महीने बाद सोना महंगा हो जाए। ठीक, 1 ग्राम सोने का कीमत, 1 ग्राम सोने की कीमत, 1 ग्राम सोने का बाजार मूल्य यानी 1 ग्राम सोने की कीमत अगर 20,000 हो जाए, तो यह 1 ग्राम सोने के सिक्के या 20,000 का सिक्का हो जाएगा। 20,000 का सिक्का, अर्थात जो मुद्रा का मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, उसके आंतरिक मूल्य से आ रहा है, आंतरिक मूल्य से आ रहा है। ऐसे आज भी आप अगर 4 महीना पहले गए होते तो 1 ग्राम सोने का सिक्का 44,000 का मिल रहा था, क्योंकि उस समय 1 ग्राम सोना 44,000 में आ रहा था। आज जाइए तो 1 ग्राम सोने का सिक्का 66,000 में मिल रहा है, 64,000 में मिल रहा है, 65,000 में। क्यों? क्योंकि आज 1 ग्राम सोने का मूल्य 65,000 हो। समझना? ठीक, आज की एग्जांपल से बताता हूं। नवंबर, अगर नवंबर के महीने में मुझे रेट याद है, 1 ग्राम सोने का सिक्का, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन्स, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन्स, 1 ग्राम सोने का सिक्का तकरीबन 45,000 के आसपास था, 45,000 रुपए की।
आज 1 ही ग्राम सोने का सिक्का, यही सिक्का, यही है 1 ग्राम, यही वाला सिक्का है, ठीक। आज ये 65,000 रुपए का है, ठीक। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि सोने का रेट बढ़ गया, समझना, क्योंकि सोने का रेट बढ़ गया। अच्छा, वो एक भरी को क्या कहते हैं? 10 ग्राम की 1 ग्राम, ठीक। मैं एक सोनार से पूछा था तो वो भरी बताया था, जो भी हो। अच्छा 10 ग्राम, अच्छा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम, ठीक। गोल्ड कॉइन की कीमत नवंबर में क्या थी? 45,000 थी। आज 10 ग्राम गोल्ड कॉइन्स की कीमत क्या है? 65,000 है। यानी यही सिक्का पहले नवंबर के महीने में 45,000 का था, यही सिक्का आज मई के महीने में 65,000 का है। ये यही सिक्का, यानी इस सिक्के का जो मूल्य है वह जिस इसके आंतरिक मूल्य से आ रहा है, सोने के मूल्य से आ रहा है। समझ में आ गई बात? हाँ 10 ग्राम हम समझ गए, ठीक ठीक ठीक। अरे विद्यासागर करा, आपको तब तो फायदा हो गया होगा, चल पढ़ ले। अच्छा ये सब कहीं और निगाह लगा देते हैं, थोड़ी भी चोरी इन सबसे नहीं छुप सकती है। समझना, हम आज के एग्जांपल से बता रहे हैं। यानी जो धातु मुद्राएं होती हैं, समझना बच्चा लोग, जो धातु मुद्राएं होती हैं, ठीक। जब राजाओं महाराजाओं का दौर आया, तो उन्होंने कहा गाय वैसे काम नहीं चलेगा, बड़ी मुद्रा से नहीं काम चलेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली से नहीं काम चलेगा। दूर दूर के व्यापार हो गए, फारस के व्यापारी आ रहे हैं, यूनान के व्यापारी आ रहे हैं, भारत में वस्तुएं खरीद रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो भारतीय उनको वस्तुएं किसके बदले देते थे? सोने के बदले। भारत का व्यापारी विदेश जा रहा है, वहां से वस्तुएं खरीद रहा है, किसके बदले खरीदता था? सोने के बदले, ठीक। सोने के बदले। क्लियर हो गई बात? ठीक, समझना, सोने के बदले। तो जब राजाओं महाराजाओं के दौर में 2 प्रकार के सिक्के चले। एक वो होता था जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य के बराबर होता था। यानी अगर मान लो उस दौर में कोई गोल्ड कॉइन है, ठीक, कोई सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का है, ठीक, और इसको कह रहे हैं उस दौर में कि ये 10 रुपए का है। इसका मतलब जितने ग्राम सोने का बना है उसकी कीमत 10 रुपए है। कोई चांदी का सिक्का है, कोई चांदी का सिक्का है, कह रहे हैं ये 5 रुपए का है। इसका मतलब जितने जितने मूल्य जितनी ये चांदी का सिक्का बना उतनी चांदी की कीमत 5 रुपए है। समझ में आ गई बात? ठीक। तो धातु मुद्राओं में पहली वो मुद्रा होती थी जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य के बराबर होता था। आज जाओ 10 ग्राम का सोने का सिक्का है तो कहेगा सोनार 65,000 का है। इसका मतलब एक सिक्के की कीमत 65,000, इसका मतलब इस एक सिक्के के बनाने में जितना सोना लगा उस सोने का मूल्य 65,000। 3 महीना पहले गए होते तो उसी सोने की सिक्के की कीमत 45,000 की थी। क्यों? क्योंकि जितना बनाने में सोना लगा था उसकी 45,000 का लगा था। क्लियर हो गई बात में? देखो आज 75,000 हो गया, अभी कुछ दिन पहले का मैं रेट बता रहा था 65,000, आज कितना हो गया? 75,000। सोचो, यानी उस सिक्के की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सोने की कीमत बढ़ रही है, अर्थात उस सिक्के का आंतरिक मूल्य ही उसका अंकित मूल्य हो गया। समझ में आ गई बात में? ठीक। तो सोना चांदी में क्या हुआ? जब धातु मुद्रा का दौर आया तो सोना चांदी में क्या हुआ? सोना चांदी को कहा गया इसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य क्या होगा? एक समान होगा। अच्छा, आंतरिक मूल्य कंचन को नहीं समझ में आ रहा है। देख बिटिया, आंतरिक मूल्य समझा रहा हूं। ये सोना है, ये सोना है, ठीक, ये सोना है। बाजार में इस सोने की कितनी कीमत है? गोल्ड की कितनी की? मान लो ऐसे ही ये 10 ग्राम का सोना है, ठीक। यानी इस 10 ग्राम के सोने की कीमत है 75,000 रुपए। यह 75,000 रुपए इसका आंतरिक मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, ठीक। इसी को सिक्के में ढाल दो, यही गोल का सिक्का हो गया, इतनी ही धातु का, और सिक्के पर लिख दो 75,000 रुपए। यह सिक्का है जिसकी कीमत 75,000 रुपए है। तो यह जो कॉइन्स है, ठीक, अगर इसकी कीमत 75,000 रुपए है, आपने लिख दिया तो यह इसका अंकित मूल्य है, यानी इस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य है। यह अंकित मूल्य कहां से आ रहा है? इसके आंतरिक मूल्य से आ रहा है। तो धातु मुद्राओं में जो जो उसका आंतरिक मूल्य होता है वही उसका अंकित मूल्य भी होता है। समझ में आ गई बात? कहां गई? चांदी में भी यही होता है कि जो उसका आंतरिक मूल्य है, इतना बड़ा चांदी का सिक्का है, इतना बड़ा है, तो जितने ग्राम की चांदी लगी होगी, अगर इसमें मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम चांदी लगी हुई है, 10 ग्राम चांदी की कीमत अगर 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए चांदी का सिक्का होगा। इससे बड़ा सिक्का हो गया। अगर 20 ग्राम चांदी लगी हुई है तो 20 ग्राम चांदी की कीमत 20,000 तो 20,000 का सिक्का हो गया, ठीक। यानी जितने पैसे की वह धातु होती है उतने ही पैसे का सिक्का हो जाता है। इसी के कहते हैं आंतरिक मूल्य और अंकित, ठीक। क्लियर हो गया? ठीक ठीक। तो एक प्रकार की धातु मुद्रा होती थी जिसका अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता था। दूसरे प्रकार की धातु मुद्रा वो होती थी जिसका अंकित मूल्य दूसरे प्रकार की धातु मुद्रा वो होती थी जिसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से अधिक होता था। यह राजाओं के आदेश से जारी की जाती। आप कहोगे कैसा होता था? तो राजा लोगों ने देखा भाई सिक्का जो सोने चांदी का बन रहा है, सारा सोना चांदी सिक्का बनाने में ही चला जा रहा है, ठीक। तो क्या किया जाए? तो राजाओं ने कहा कि हम अपने आदेश से सिक्का जारी करेंगे। तो राजाओं ने कहा कि ये पीतल के सिक्के बनेंगे, तांबे के सिक्के बनेंगे। तो राजाओं ने कहा पीतल का सिक्का होगा, तांबे का सिक्का होगा, ठीक, जस्ते का सिक्का होगा, ठीक। समझना, अब मान लो किसी पीतल के सिक्के को बनाने की लागत आती है 5 रुपए, लेकिन राजा ने कह दिया कि इसकी कीमत रहेगी 100 रुपए और यहां अपना मुहर मार दी। यानी इस पीतल के सिक्के की आंतरिक मूल्य क्या है? आंतरिक मूल्य क्या है? आंतरिक मूल्य है 5 रुपए, यानी इसको बनाने में लगता है 5 रुपए। लेकिन चूंकि राजा ने कह दिया कि इसका मूल्य 100 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। राजा अपनी फोटो छपवा देगा, अकबर अपनी फोटो छपवा देगा, बाबर अपनी फोटो छपवा देगा और शासन का आदेश दे देगा। ये दूसरे प्रकार का सिक्का है जिसका अंकित आंतरिक मूल्य क्या है? कुछ है। अंकित मूल्य क्या है? कुछ है। अंकित मूल्य है 100 रुपया, लेकिन इसको बनाने में पीतल लगी है 5 रुपए की। समझ में आ गई बात? जैसे मान लीजिए तांबा है, कह दिया गया कि यह 10 रुपए का सिक्का है, या तांबे का 10 रुपए का सिक्का है, जिसका अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया। इसको बनाने में खर्च आया है 1 रुपया, या कुल तांबा 1 रुपए का है, तो आंतरिक मूल्य क्या हो गया? यानी मान लीजिए अगर ये सिक्का ना हो और इस तांबे को आप बेचें तो आपको 1 रुपया मिलेगा, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया तो सिक्का कितने का हो गया? 10 रुपया। तो जो धातु मुद्राएं आई वह 2 प्रकार की आई। जो धातु मुद्राएं आई वह 2 प्रकार की आई।
एक सोने चांदी की मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य ही अंकित मूल्य को तय करता था, यानी उसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता था। दूसरी उस धातु की मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य कुछ और होता था, अंकित मूल्य कुछ और होता था। अंकित मूल्य हमेशा आंतरिक मूल्य से अधिक होता था। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? उसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से अधिक होता था। तो आ जाइए, क्या आ गई? धातु मुद्रा। धातु मुद्रा का अंकित मूल्य, और एक वो धातु मुद्रा जिसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य एक समान होता था, दूसरी धातु मुद्रा जिसका अंकित मूल्य आंतरिक मूल्य से अधिक होता था। ठीक? तो धातु मुद्राएं चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही, 300-400 साल तक एकदम मार्केट में मेन मुद्रा धातु मुद्रा ही रही। आज भी चलती है, लेकिन आज मेन मुद्रा तो नहीं है ना। पूरे के पूरे मध्यकाल में, अंग्रेजों के आने के पहले, यूरोप में की क्रांति से पहले पूरी दुनिया में कौन सी मुद्रा चलती थी? धातु मुद्रा चलती थी। अगर कहा जाए तो इतिहास में सबसे लंबा दौर किस मुद्रा का रहा है? धातु मुद्रा का रहा है। आप देखेंगे बुद्ध के काल के बाद मौर्यों के काल से ही धातु मुद्राएं धीरे धीरे प्रचलन में आती है। मौर्यों का काल आता है, ठीक, गुप्तों का काल आता है, बीच में सब यूनानी लोग आते हैं, यूनानी लोग, कुषाण लोग सोने चांदी इत्यादि की मुद्राएं लाते हैं। यानी मौर्यों के काल से मुद्रा व्यवस्थित होना शुरू होती है। मौर्योत्तर काल में मुद्रा और व्यवस्थित हो जाती है, सोना चांदी दिया जाता है। गुप्तों के काल में, फिर मध्यकाल में और विकसित होती है। अंग्रेज आते आते पूरा का पूरा दौर रहता था इसी का। ठीक, फिर आता है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में आती है पेपर मनी। आधुनिक काल में आती है, ठीक, कागज की मुद्रा। आधुनिक काल में आती है कागज की मुद्रा। कागज की मुद्रा कब आएगी? जब छाप खाना आएगा। जब छाप खाना आएगा, ठीक, क्या आएगी? छाप खाना आएगा। जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आएगा तब तक क्या कागज की मुद्रा आएगी? नहीं। तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, अंग्रेजों ने इसका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया, फिर यूरोप अमेरिका में सबसे पहले पेपर मनी आई, कागज की मुद्रा आई, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैली, और आज यही कागज की मुद्रा ही पूरी दुनिया में है। ठीक, अब थोड़ा इस कागज की मुद्रा के बारे में 2-3 बात कहते हैं। ठीक, पहली बात, 2-3 शब्द समझते हैं। कागज की मुद्रा का आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है, अंकित मूल्य बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर हम पेपर मनी की बात करें, पेपर मनी की बात करें, पेपर मनी, कागज की मुद्रा, कागज की मुद्रा, आपके पास ये 500 का नोट है या 500 रुपए का नोट है, ठीक, या इसका क्या है? अंकित मूल्य। या इसका क्या है? अंकित मूल्य। यानी इसकी वैल्यू क्या है? 500 रुपए की है। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने सिग्नेचर मार के दे दिया है, इसकी वैल्यू क्या है? 500 रुपए। लेकिन अगर इसका आंतरिक मूल्य देखा जाए, आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य, तो आंतरिक मूल्य इसका 50 पैसा भी नहीं है। इसको बनाने में खर्च बमुश्किल से 1 रुपया भी नहीं आता है। मान लीजिए अगर इसको बनाने में खर्च 1 रुपया आता है, तो हम कह सकते हैं आंतरिक मूल्य 1 रुपया है। अगर 500 के नोट प्रचलन में नहीं है, किसी से 1 रुपये में 500 के नोट बेचो, कोई नहीं लेगा। ठीक, समझना। यानी आज के दौर में, इस आधुनिक युग में क्या आया? पेपर मनी, कागज की मुद्रा आई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। कागज की मुद्रा का जो पहला लक्षण है, उसका अंकित मूल्य बहुत अधिक होता है, आंतरिक मूल्य बहुत कम होता है। ठीक, समझना बात को, समझना बात को। ठीक, दुनिया में कहीं भी कोई पेपर मनी है, कहीं भी कोई कागज की मुद्रा है, कहीं भी कोई कागज की मुद्रा है, तो उसके बारे में 2 चीज कहा जाता है कि चाहे वो डॉलर हो चाहे रुपया हो, ठीक, कागज की मुद्रा है, कहीं भी कोई पेपर मनी है, कहीं भी कोई पेपर मनी है, कहीं भी कोई कागज की मुद्रा है, तो उसके बारे में 2 बात कही जाती है। पेपर मनी के बारे में 2 बात कही जाती है। पहली बात क्या कि कागज की मुद्रा हमेशा फिएट मनी होती है, फिएट मनी होती है। कागज की मुद्रा हमेशा क्या होती है? फिएट मनी। दूसरी बात कहा जाता है कागज की मुद्रा हमेशा लीगल टेंडर होती है, लीगल टेंडर होती है। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा यूट्यूब पर वो वीडियो देखिएगा, नोटबंदी वाला। 2016 8 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री सामने आए थे, नोटबंदी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। जी नहीं, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या कहा था? गौर से देखिए, वीडियो को देखिएगा। प्रधानमंत्री थी ने ये नहीं कहा था कि हम नोटबंदी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, और जो उन्होंने कहा लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, नोट की वैल्यू खत्म। ठीक, नोट की वैल्यू खत्म। अब सवाल उठता है कि अगर कोई भी कागज की मुद्रा में 2 गुण होना अनिवार्य है, पहला वह फिएट मनी होती है, वह लीगल टेंडर होती है, तो हम समझते हैं कि आखिर फिएट मनी क्या होता है। ठीक, फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी क्या होता है? ठीक, अच्छा, हमसे पहले ही सब पूछने लगते हैं, अरे जब हमने लिखा है तो हम खुद बताएंगे। तो आइए, फिएट मनी क्या होता है? ये यूनानी भाषा का शब्द है, फिएट मनी, फिएट मनी। ये जो फिएट शब्द है ना, ये जो फिएट शब्द है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। ठीक, ग्रीक भाषा में फिएट का मतलब होता है, इस फिएट का मतलब होता है हुक्म द्वारा जारी। ठीक, हुक्म द्वारा जारी, हुक्म द्वारा जारी, अर्थात राजा के आदेश द्वारा जारी, राजा के आदेश द्वारा जारी, आदेश द्वारा जारी। जब पहली बार ग्रीक में प्रिंट मनी आई थी, तो ग्रीक वालों ने क्या कहा, यूरोप वालों ने क्या किया, इसे कागज छाप करके इस पर रंग बिरंगा फोटो बना के, राजा का फोटो बनता था, राजा का फोटो बना दिया, इसी कागज पर राजा का खूब फोटो बना दिया, और राजा ने हुक्म दिया, राजा ने हुक्म दिया कि ये जो कागज पर फोटो बना है, इसकी वैल्यू $500 हो गई, इसकी वैल्यू $500 हो गई। राजा ने हुक्म दिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कि ये जो कागज पर हमने अपना फोटो बनवा लिया है, इसकी वैल्यू $500 हो गई। यानी यह जो कागज अब क्या बन गया? 500 रुपए की मुद्रा बन गया, 500 रुपए की मुद्रा बन गया। यानी यह कागज जो 500 रुपया की मुद्रा बना, वह हुक्म द्वारा बना, राजा के आदेश द्वारा बना। आज के दौर में कहें तो राजा की जगह क्या आ गई है? सरकार आ गई। ठीक,
आज के दौर में जितनी नोट छपती है किसके आदेश से छपती है? सरकार के आदेश। सरकार कहती है कि यह मुद्रा है। सरकार ने कह दिया कि 500,000 के नोट मुद्रा नहीं है, सरकार का आदेश आया, मुद्रा नहीं है। ठीक, समझना आगे बात। ठीक, समझना बात को। आखिर किसी भी जमाने में, समझना बात को, किसी भी जमाने में जब पहली बार सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, तांबे जस्ते पीतल के सिक्के चला करते थे, या आज ही 500 की रुपए की नोट की वैल्यू मार्केट में क्यों? क्योंकि सरकार कहती है तो मेरा कागज का रंगीन टुकड़ा। सरकार कहती है जो कागज के रंगीन टुकड़े को तुम लेकर के घूम रहे हो, हमने कहा है, हमने इसके बदले आरबीआई में प्रतिभूतियां रखी है, आरबीआई गवर्नर से सिग्नेचर करवाया है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। समझना बात को, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी पेपर मनी, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, रुपया हो, कोई भी कागज की मुद्रा, कोई भी पेपर मनी, कोई भी पेपर मनी, कोई भी पेपर मनी, चाहे ये डॉलर हो, आप थोड़ा ध्यान लगाइए, आप लोग बात बहुत चिपक, चाहे ये डॉलर हो, अमेरिकन का डॉलर हो, चाहे मान लीजिए यूएस डॉलर हो, चाहे ये जापान की मुद्रा हो, चाहे जापान की मुद्रा हो, चाहे जापानी येन हो, ठीक, चाहे ये यूरो हो, यूरोपीय यूनियन की, चाहे ये यूरो हो, ये सब कागज ने, चाहे भारत का रुपया हो, ठीक। अमेरिका का डॉलर अमेरिकी डॉलर क्यों है? इसकी वैल्यू क्यों? अमेरिका की सरकार ने कहा कि ये हमारा डॉलर है। जिस दिन अभी अमेरिका कहते कि जहां जहां हमारा डॉलर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कागज हो जाएगा। यानी जो ये कागज की मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर घूम रहा है, यह मुद्रा कैसे बना? तो सरकार ने आदेश दिया तो यह मुद्रा बन गया। सरकार ने आदेश दिया तो मुद्रा बन गया। सरकार ने आदेश दिया तो मुद्रा बन गया। यानी जो डॉलर मुद्रा बना है यह सरकार के आदेश से बना है, सरकार के हुक्म से बना है, और हुक्म को ही फिएट कहते हैं। अर्थात हर मुद्रा हुक्म से बनी हुई मुद्रा है, आदेश से बनी मुद्रा है, फिएट से बनी मुद्रा है। जिसे हम आदेश कहते हैं, जिसे हम हुक्म कहते हैं, इसी को शुरुआत में ग्रीक भाषा में फिएट कहा गया था। यानी डॉलर का जो कागज का टुकड़ा है वो अमेरिकन डॉलर इसलिए है कि अमेरिकन सरकार का हुक्म है कि यह डॉलर है। तो डॉलर भी क्या है? एक प्रकार की फिएट मनी है। फिएट मनी है। जो यूरोप का यूरो है, वहां की सरकारों ने कहा कि यह हमारी मुद्रा है, सरकारों का हुक्म है, अर्थात यूरो भी एक प्रकार की क्या है? फिएट मनी है। ठीक, भारत का रुपया, भारत सरकार ने कहा है कि यह हमारा रुपया है, जो पे कागज लेकर के घूम रहे हैं, इसकी 100, 200, 500 जो लिखा है वो वैल्यू है, इसकी गारंटी हम लेते हैं, हमारी आरबीआई गारंटी ले रही है। यानी रुपया भी मुद्रा बना है तो हुक्म से बना है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? हम हुक्म वापस ले रहे हैं। यह भी हुक्म से बना है, तो यह भी एक प्रकार की फिएट मनी है। तो हर कागज की मुद्रा, हर कागज की मुद्रा, जितनी भी पेपर मनी है, चाहे जापानी येन हो, चाहे चीनी हो, हर कागज की मुद्रा फिएट मनी होती है, क्योंकि वह उस देश के सरकार के आदेश से बनी होती है, और सरकार के आदेश को ही पुराने जमाने में फिएट कहा जाता था। तब से परंपरा चल गई, हुक्म द्वारा जारी मुद्रा है, सरकार के आदेश द्वारा जारी मुद्रा है, सरकार के आदेश को फिएट, सब फिएट कहा जाता था, तो हर मुद्रा को फिएट मनी कहा जाता। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, तो हर मुद्रा को क्या कहा जाने लगा? फिएट मनी कहा जाता। ठीक, हर मुद्रा को क्या कहा जाने लगा? फिएट मनी कहा जाता। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉइन्स पर नहीं लिखा होता है। दरअसल सिक्का भी नोट ही होता है। आपके हाथ में जो सिक्का होता है उसकी वैल्यू भी नोट की ही वैल्यू होती है। सरकार उसे सिक्के के रूप में इसलिए छापती है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। सिक्का भी नोट ही होता है। ठीक, अपना कह रही है क्रिप्टो मनी क्या है? तो क्रिप्टो मनी फिएट मनी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो किसी सरकार द्वारा घोषित नहीं है। जिस दिन कोई सरकार कह देगी कि यह हमारी क्रिप्टो मनी है तो फिएट मनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि हिंदी में भी बता दी, तो फिएट को हिंदी में फिएट ही कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक, इसे हिंदी में भी फिएट ही कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिएट ही कहते हैं। अगली बात, ठीक, यानी जितनी भी पेपर मनी होती है, जो भी कागज की मुद्रा होती है, ठीक, जो भी कागज की मुद्रा है, जो भी नोट है, जो भी कागज की मुद्रा है, वह अपने में क्या है? चाहे किसी भी देश की मुद्रा हो, वह अपने में क्या है? फिएट मनी है। वह अपने में क्या है? फिएट मनी है। वह अपने बाप में क्या है? ठीक, फिएट मनी है। क्रिप्टो इलीगल करेंसी, और कोई भी इलीगल करेंसी फिएट मनी नहीं होती। फिएट मनी लीगल करेंसी। ठीक, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फिएट मनी, इसे इंग्लिश में भी आंसर में लिख सकते हैं। हाँ बबुआ, लिख सकते हैं, तो आ जाओ। असद पूछ रहा सर आरबीआई से पहले राजा जारी करता था? हाँ, ब्रिटेन का राजा जारी करता था। अब हर कागज की मुद्रा फिएट मनी है। दूसरा क्या है? हर कागज की मुद्रा लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिस देश की मुद्रा है उस देश के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान के बदले उस मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता है। समझना। अच्छा, गरिमा करिए सर फिर कॉइन की कीमत कम क्यों होती है? कम कहां होती है? अरे कम कीमत के कॉइन्स जारी किए जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, 5 रुपए का नोट हो, कोई वस्तु मान लो 5 रुपए की मिल रही है, दिमाग तुम लोग का एकदम अजीबोगरीब है। कोई भी वस्तु मान लीजिए 10 रुपए की मिल रही है, तो उस वस्तु के बदले 10 रुपए का नोट दो, चाहे 10 रुपए का सिक्का दो, बात तो बराबर होती है। 10 रुपए की कीमत, सिक्के की कीमत तब मानी जाती जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो कहता नोट दोगे तो 10 रुपया है, 10 का सिक्का दोगे 2 देना पड़ेगा। सिक्के की वैल्यू कम नहीं होती है, सिक्के कम कीमत के छापे जाते हैं, क्योंकि सिक्कों में एक बात है कि सिक्के जल्दी खराब नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी दिक्कत है सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होता है। अब होता क्या है कि जो मार्केट में है, जो कम मूल्य की मुद्राएं हैं, वो ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो फटती जाते हैं। 10 रुपए की नोट छाप देगा आरबीआई तो 1 साल चलती है, वही 10 रुपए का सिक्का 5 साल चल जाए। अब 500 रुपए का सिक्का नहीं देखेंगे, 500 रुपए की नोट देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको 2000 रुपए ले जाना हो, 1 लाख रुपए ले जाना हो, तो नोट को पर्स में रख करके कागज का आसानी से चला जाता है, सिक्का नहीं आसानी से जाता है। समझना बात को? ठीक, तो सिक्के का वैल्यू कम नहीं होता, सिक्के का वैल्यू बराबर होता है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक,
500 रुपए के कॉइन्स इसलिए नहीं होते हैं, उनको एक जगह से मान लो 500 रुपए की नोट हो, 100 नोट हो, तो एक पर्स में इसे मुड़िया के रख लो, पॉकेट में रख लो, लेकिन 500 का ऐसा सिक्का रखोगे तो लंबे समय तक जो बड़ा आदान प्रदान होता है उसमें दिक्कत होने लगती है। ठीक ना? तो समझ लो, तो कोई भी कागज की मुद्रा फिएट मनी है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक, कोई भी कागज की मुद्रा लीगल टेंडर क्यों है? लीगल टेंडर का मतलब होता है जिस देश द्वारा जारी मुद्रा है उस देश के समस्त राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी लेन देन के लिए इस मुद्रा को इनकार नहीं किया जा सकता है, यह सरकार का नियम है, इसीलिए हर मुद्रा लीगल टेंडर होती है। जैसे भारत का रुपया फिएट मनी भी है। हमारा भारत का रुपया क्या है? हमारा भारत का रुपया क्या है? यह फिएट मनी है क्योंकि सरकार के आदेश द्वारा जारी है। साथ साथ यह रुपया भारत में लीगल टेंडर है। पूरे भारतीय भूभाग में कोई भी वस्तु खरीदिए और बदले में रुपया दीजिए, वह मना नहीं कर सकता है। वही नहीं कर सकता हम रुपये में भुगतान नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार की ऋण लीजिए, वह यह मना नहीं कर सकता है कि हम रुपये में ऋण लेंगे नहीं, रुपये में भुगतान लेंगे नहीं, जेल हो जाएगी। वैसे ही अमेरिका का डॉलर, अब देखिए जो भारत का रुपया सिर्फ भारत भर में लीगल टेंडर है। भारत के बाहर जाएंगे तो कोई रुपया लेने से मना भी कर सकता है, ले भी सकता है, नहीं ले सकता है, वो विवश नहीं है लेने के लिए। वैसे अमेरिका का डॉलर, वो अमेरिका में लीगल टेंडर है क्योंकि अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए ये नहीं कर सकता कि हम डॉलर नहीं लेंगे। हाँ, अमेरिका के बाहर का व्यक्ति कर सकता है हम लेंगे या नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात? तो हर फिएट मनी, हर कागज की मुद्रा फिएट मनी होती है क्योंकि वहां के सरकार के आदेश से जारी होती है, और हर कागज की मुद्रा लीगल टेंडर होती है क्योंकि जिस देश की मुद्रा होती है, जिस देश की मुद्रा होती है, जिस देश की मुद्रा होती है, जिस देश की मुद्रा होती है उस देश में ठीक कोई भी उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता, उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक, समझना बात को, समझ में आ गई बात? और एक बात और, थोड़ा सा आप लोग सवाल वाल पूछा कीजिए ना, तो थोड़ा सा कुछ तो लेवल रहे उसके। अब कोई कह रहा है कि 1 रुपए का सिक्का क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? चलता तो है। वो दुकान वाले इसे कहते हैं थाने ले जाओ सुधर जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? लीगल टेंडर और फिएट मनी की बात समझ गए? यानी हर कागज की मुद्रा फिएट मनी होगी, हर कागज की मुद्रा लीगल टेंडर होगी। तो हम कह सकते हैं ठीक, कागज की मुद्रा फिएट मनी होती है क्योंकि सरकार द्वारा जारी होती है, आदेश से जारी। समझ में आ गई बात? और यह लीगल टेंडर के रूप में होती है क्योंकि यह सरकारों द्वारा गारंटी शुदा होती है, अर्थात उस देश के भूभाग में। ठीक, यानी जो फिएट मनी है उसको एक निश्चित क्षेत्र में, उस देश के क्षेत्र में सभी ऋणों और पेमेंट के लिए मान्यता प्राप्त होती है। जो सिक्का आरबीआई ने जारी कर दिया, जो सरकार ने जारी कर दिया, जो सरकार के आदेश से आरबीआई ने जारी कर दिया, जब तक खुद सरकार आकर के उसे वापस नहीं लेगी तब तक उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। कोई मना कर रहा है तो बदमाशी कर रहा है, उस पर 10 साल की सजा है। ठीक ना? चलो, समझ में आ गई बात? एक इसीलिए परेशान है कि नोट पर गांधी जी की फोटो क्यों है, तो सरकार ने सम्मान के रूप में उनका फोटो छापा है। जिस दिन सरकार को मन करेगा नहीं छापेंगे, नहीं छापेगी, सरकार ने कह दिया, क्योंकि नोट क्या है? फिएट मनी है, सरकार जिसका फोटो कहेगी उसी फोटो छाप देंगे। ठीक, हो गई बात? और थोड़ा सवालों का लेवल 9वीं 10वीं 11वीं वाला मत रखिए। थोड़ा सा मतलब यूपीएससी अब एक पूछ रहा है कि अमेरिका में सेंट चलता है, इंडिया में 50 पैसे का सिक्का नहीं चलता। अरे यार 50 पैसे में अब मिलता क्या? सिक्का चलने का मतलब जितने की जरूरत अर्थव्यवस्था होगी सरकार छापेगी। आरबीआई 50 54 नहीं छापती है क्योंकि अब 54 में मिलता क्या है? अठन्नी नहीं छापती है। अठन्नी, अभी सब सवाल कृपया ना पूछा करें प्लीज, वरना कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और फिर पढ़ाने लगूंगा। ठीक ना? हो गई बात? ठीक, समझ गए? और कोई नोट चलन में है, 2000 का नोट बंद हुआ, ये सरकार का निर्णय है। सरकार को लगा कि जो काला जो ब्लैक मनी है वो 2000 के नोट में ज्यादा स्टोर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी को ब्लैक मनी छुपानी है तो अगर 100 करोड़ रुपए छुपाना है तो 500 की नोट रहेगी, पूरा कमरा भर जाएगा। 2000 की नोट रहेगी तो 2 सूटकेस में आ जाएगा। तो जो काला धन होता था वो ज्यादा 2000 की नोट में स्टोर होता था, इसलिए सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया। ठीक, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ये मेरी क्लास बच्चों वाली क्लास नहीं है। ये इस क्लास में आप अपना लेवल बढ़ाइए। आप यूपीएससी में पढ़ने आए हैं, ठीक ना? आप हिंदुस्तान के एक अच्छे टीचर से, मैं सबसे अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि ये तो विद्यार्थी तय करेंगे, एक हिंदुस्तान के एक अच्छे टीचर से, एक बड़े संस्थान से आप यूपीएससी तैयारी करें। मैं आपको यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 11वीं 12वीं, आपको आप में से कोई 9वीं में पढ़ रहा है, आप में से कोई 11वीं में पढ़ रहा है, आप में से कोई 12वीं में पढ़ रहा है, आप में से कोई बीए में पढ़ रहा है, ये उसकी दिक्कत है। मैं इस यूपीएससी स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा हूं, मैं आपके लेवल पर आकर नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल आप लोग रखिए। ठीक, समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए। तो चाहे तो उनको भेजा, आप बीए में पढ़ रहे हैं, आप में से किसी का बेसिक कमजोर, ये सब आपकी दिक्कत है। हम आपको 11वीं के लेवल पर नहीं जा पढ़ाएंगे, हम आपको 12वीं का नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको यूपीएससी का पढ़ाएंगे। जो हर टॉपिक का जो यूपीएससी का लेवल है उसको पढ़ाएंगे। कि चवन्नी क्या है, एक पूछ रहा है नासमान क्या है, लो ये इकोनॉमी क्लास में कोई पूछ रहा, लीगल टेंडर के रूप में भी होती है। समझ में आ गई बात? ठीक, अच्छा रुक जाना, इसको मैं लिख देता हूं। पेपर मनी, इसको यहां से देखो, ये उल्टा हो गया। पेपर मनी ठीक, फिएट मनी के रूप में, फिएट मनी के रूप में, पेपर मनी फिएट मनी के रूप में। पहली बात, पेपर मनी फिएट मनी के रूप में। अब इसको लिख दे रहा हूं, हर कागज की मुद्रा, हर कागज की मुद्रा, हर कागज की मुद्रा, चूंकि अब सोचना, चूंकि सरकार के आदेश से ही जारी होती है, सरकार के आदेश से ही जारी होती है, से ही जारी होती है। ठीक, इसलिए
पेपर मनी को, ठीक, पेपर मनी को, इसलिए पेपर मनी को फिएट मनी कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं, इसलिए पेपर मनी को फिएट मनी कहते हैं। यानी हर कागज की मुद्रा सरकार द्वारा के आदेश से जारी होती है, इसलिए हर पेपर मनी को हम फिएट मनी कहते हैं। दूसरी चीज, पेपर मनी लीगल टेंडर के रूप में, पेपर मनी, ठीक, पेपर मनी लीगल टेंडर के रूप में, पेपर मनी लीगल टेंडर के रूप में, पेपर मनी लीगल टेंडर के रूप में। तो ठीक, जो भी कागज की मुद्रा होती है, जो भी कागज की मुद्रा होती है, कागज की मुद्रा होती है, तो देखो इसका ऐसे लिखते हैं, ठीक, जिस देश की भी कागज की मुद्रा होती है, जिस देश की भी कागज की मुद्रा होती है, जिस देश की भी कागज की मुद्रा होती है, मुद्रा होती है, उस देश के भीतर, उस देश के भीतर, ठीक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ठीक, उस मुद्रा को लेन देन को लेने से मना नहीं कर सकता, लेने से मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कहां गया? अच्छा ठीक, लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर मनी लीगल टेंडर के रूप में होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब आ जाओ, पूरे मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं करूंगा तो आप लोग चीजें आगे बढ़ने नहीं दोगे, ठीक। अब समझना, अब ये जो फिएट मनी है यह भी दो प्रकार की होती है। एक वह फिएट मनी जो सोने और चांदी द्वारा समर्थित होती है, उसे रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। याद करो, बताए थे हर कागज की मुद्रा क्या होती है? फिएट मनी होती है। और हर फिएट मनी दो प्रकार की होती है। कैसे? यानी वह कागज की मुद्रा जो सोने और चांदी द्वारा समर्थित होती है, अर्थात देश का केंद्रीय बैंक जितनी मुद्रा छाप रहा है उसके बदले उसने क्या ले लिया है? सोना और चांदी रखवा लिया है, सोना और चांदी रखवा लिया है। यानी जो मुद्रा है वो सोने चांदी का प्रतिनिधित्व कर रही है। 1000 करोड़ का सोना रखा गया, तभी 1000 करोड़ का नोट छाप करके दिया है, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। यानी हर पेपर मनी क्या है? फिएट मनी है। तो पेपर मनी भी दो प्रकार की होती है, अर्थात फिएट मनी भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक। फिएट मनी की भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी, यानी ऐसे फिएट मनी जो सोने चांदी द्वारा समर्थित हो, यानी पहले सोना चांदी रख लिया गया हो तब उसको छापा गया हो, जो सोना चांदी रख लिया गया हो तब उसको छापा गया हो। समझ में आ गई बात? दूसरे प्रकार की फिएट मनी को कहते हैं, दूसरे प्रकार के सिक्के को, दूसरे प्रकार के रुपए को कहते हैं, तो पहली बात जान लो, दूसरे प्रकार के रुपए को कहते हैं कि, दूसरे प्रकार के कागज की मुद्रा को कहते हैं कि यह जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड है। क्या कहते हैं? यह जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड है, एक बॉन्ड की तरह है। आप कहोगे क्यों? ठीक, समझना बात को, अनुपातिक कोष प्रणाली पढ़ाए थे ना। तो एक तो वह मुद्रा है जो सोने चांदी द्वारा समर्थित है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मनी। एक वह मुद्रा है जो सोने चांदी द्वारा समर्थित नहीं है, सरकारी प्रतिभूतियां रखी गई है, ठीक, सरकारी प्रतिभूतियां रखी गई हैं, ठीक, उसे कहते हैं जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड। अर्थात समझना, जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड क्यों कहते हैं? ठीक, क्योंकि लिखा हुआ है उस पर कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 500 की नोट है ना, लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि जो आपने पैसा अपने पास में रखा है, ठीक, उसके मुद्रा के वैल्यू की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक, उसके मुद्रा के वैल्यू की गारंटी मैं लेता हूं। इसीलिए यह जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड बन जाता है। दुनिया में जितने भी प्रकार की मुद्राएं हैं, रुपया भी क्या है? जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड है। सरकार प्रतिभूतियां रख देती है, आरबीआई छाप करके देती है, आरबीआई गारंटी लेती है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जितने की नोट है, ठीक, क्लियर हो गया ना? डॉलर में भी यही होता है। तो फिएट मनी भी दो प्रकार की होती है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी और एक होता है जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब आगे बढ़िए, अब थोड़ी बात करते हैं बैंक मनी की, बैंक मनी की, बैंक मनी की, बैंक मुद्रा की। चाय पी लें, का प्रयोग कीजिए, मैं बहुत आसान लैंग्वेज का प्रयोग कर, एक बार और बता दीजिए, बताया होगा बेटा वो वाला वीडियो छपता था 19, मतलब क्या, सब तुम लोग अपने ढूंढो, ठीक ना। हमने बताया था आपको एमआरएस सिस्टम, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं भाई, आप लोग ईमानदारी से, और जो लोग ईमानदारी से वीडियो नहीं देख रहे, हमने आपको एमआरएस सिस्टम बताया था, क्या कहा था कि आरबीआई पूरा सिस्टम बताया था कि प्रतिभूतियां रखवा लेती है सरकार से और नोट। और एक बात जान लीजिए, इकोनॉमी में अगर आप पिछली एक भी क्लास मिस किए हैं तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी, इसलिए जिसका भी बैकलॉग बना है पहले वो समझिए। ये क्रम से इकोनॉमी, आप जैसे पीआरएस सिस्टम, एमआरएस सिस्टम, हम इसको बहुत विस्तार से समझाएं, ठीक, इसको बहुत विस्तार से समझाएं। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब वो मनी जिसके बदले सोना चांदी रखा है, सरकार ने आरबीआई को सोना दिया, छप गई, ठीक। जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड का मतलब याद करो, एमआरएस सिस्टम बताए थे, यानी कुछ सोना चांदी नहीं रखा है, सिर्फ वादा रखे गए हैं प्रतिभूतियों के रूप में। और आरबीआई गवर्नर खुदा कह रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है कि जितने भी नोट आप लेकर के घूम रहे हो उसके बदले उसका एक वैल्यू है, उसकी एक कीमत है, हमने सरकारी प्रतिभूतियां रखवाई है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए नोट पर, हर नोट पर लिखा होता है, 5 रुपए का भी नोट लिखा है, मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। 500 भी लिखा है, मैं धारक को 500 अदा करने का वचन देता हूं। और प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिसका भी बैकलॉग रहेगा, मेरी हर इकोनॉमी की हर चीज एक दूसरे से जुड़े हैं, मैं बैक स्टोन बनाते हुए चलता हूं, ठीक ना।
अंजुम सहाकर एक्स, मुझे इकोनॉमी समझ में नहीं आती, आपको नहीं समझ में आएगी, आप पहली क्लास से देखना शुरू कीजिए, पीछे से आइए, स्टेप वाइज स्टेप अगर समझ में ना आए तो संभव ही नहीं है, ठीक ना। अब आ जाइए, ये सब चीजें मैं बताया हूं, अब कोई डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक, डायरेक्ट आ जाएगा तो उसको थोड़ा समझ में आएगा जीरो इंटरेस्ट बियर बांड क्या है, ये क्या है, ठीक ना। और जितने लोग की आज पहली लाइव क्लास है, उन्हें अगर इकोनॉमी समझना है तो दिन रात एक करके पिछली सारी क्लासेस और पहली क्लास से सीक्वेंस से देखिए, समझ में आ गई बात, मेरा कोई दोष नहीं होगा। अब आ जाइए, हम बैंक मनी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब और कुछ नहीं होता है, आपकी ही मुद्रा को, आपके ही पैसे को बैंक एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तमाम तकनीकी का इस्तेमाल करता है, उन तकनीकी को ही कहते हैं बैंक मनी, ठीक, उस तकनीकी को ही कहते हैं बैंक मनी। आपकी ही मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए बैंक तमाम प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करता है, उस तकनीकी को ही कहते हैं क्या? बैंक मनी, ठीक, उसको क्या कहते हैं? बैंक मनी। तो देखिए, ढेर सारी तकनीकी का इस्तेमाल करता है, और यह जो बैंक मनी है उसका इजाद कौन करता है? तो बैंक मनी का इजाद हमेशा देश का केंद्रीय बैंक करता है, अर्थात भारत के मामले में आरबीआई करती है, अन्य देशों में वहां का सेंट्रल बैंक करता है, ठीक। तो जो बैंक मनी शब्द है, बैंक मनी कोई मुद्रा नहीं है। आपको किसी को 50,000 रुपए देना है तो आप क्या करते हैं? 50,000 का चेक दे देते हैं। अब मान लीजिए वो व्यक्ति 50,000 का चेक लेकर के जाए किसी कपड़े की दुकान पर और कहे हमको 50,000 का कपड़ा दे दो, चेक ले लो, तो लेगा? कोई जाए सोने की दुकान पर कहे 50,000 का ये चेक है, ले लो, सोना दे दो, देगा? नहीं देगा। लेकिन वही 50,000 का चेक जब वो बैंक में डालेगा, दूसरे बैंक में, जिस बैंक का चेक है, बैंक में चेक डालेगा, उसे 50,000 रुपया मिल जाएंगे। इसे कहा गया है बैंक मुद्रा, ठीक। जो देशों का जो केंद्रीय बैंक होता है, याद करो पहले दिन बताए थे, हर देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक का है आरबीआई। तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो अपने अपने देश में मुद्रा के एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए तमाम तकनीकी का इजाद करते हैं, और इस तकनीकी को ही, इस जुगाड़ को ही कहते हैं बैंक मनी। यानी बैंक मनी हमेशा केंद्रीय बैंकों द्वारा समर्थित होती है, केंद्रीय बैंकों द्वारा इजाद की जाती है। जैसे भारत में क्या है? चेक है। चेक क्या है? चेक एक प्रकार की बैंक मनी है। तो चेक सिस्टम किसने इजाद किया है? आरबीआई ने इजाद किया, ठीक। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट आया, बैंक ड्राफ्ट, पहले हम लोग बैंक ड्राफ्ट देते थे, बैंक ड्राफ्ट भी किसने इजाद किया है? आरबीआई ने इजाद किया है। बैंकों से कहा बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल कीजिए, किसी को 5,000 रुपए, 5 लाख, 500 करोड़ देना है, बैंक ड्राफ्ट बना करके दे दीजिए। ये चेक और बैंक ड्राफ्ट क्यों किए जाते थे? क्योंकि मान लीजिए किसी को 10, 20, 100,000 देना है तो कोई बात नहीं, किसी को 500 करोड़ देना है, तो 500 करोड़ जाएगा, बैंक से निकालेगा, बैंक में भरेगा, ले आएगा, फिर इनको देगा, आप लेकर जाइए, कितना दूर काम है। इससे बढ़िया आरबीआई ने कहा चेक उठाइए, सिग्नेचर कीजिए, मारिए, 500 करोड़ लिखिए, आपके खाते में 500 करोड़ होना चाहिए, अब चेक दे दीजिए, दूसरे आदमी को दे दीजिए, चेक जाएगा, डालेगा, आपके खाते से 500 करोड़ कट के उसके खाते में चलेगा, यानी बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट में भी यही व्यवस्था थी। बैंक आपके खाते में 500 करोड़ है, किसी को देना है, आपका एसबीआई में 500 करोड़ है, किसी को देना है, तो आप 500 करोड़ का एसबीआई से बैंक ड्राफ्ट बना करके उसको दे देंगे, ले जाएंगे अपने बैंक में डालेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब क्या है? पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम है। तो पहले खूब चलता था चेक, बैंक ड्राफ्ट, अभी चलता है, लेकिन अभी कई और तकनीकी आ गई हैं, जैसे एनईएफटी एक सिस्टम आ गया है, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में एनईएफटी से पैसा भेज दीजिए, आरटीजीएस एक सिस्टम आ गया, इससे भेज दीजिए, आईएमपीएस एक सिस्टम आ गया, उससे भेज दीजिए, क्रेडिट कार्ड क्या है? आपने 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड रखा है, कुछ सामान खरीदारी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कट जा रहा है। ये पैसा लेन देन की व्यवस्था क्या है ना, आपके हाथ में जो डेबिट कार्ड क्या है? यह एक प्रकार की बैंक मनी है। एटीएम रखे हुए घूम रहे, निकाल करके पैसा निकाल रहे, ये सारी चीजें गौर से देखना। यानी बैंक मनी कोई मुद्रा नहीं है। बैंक मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उसे बैंक मनी कहते हैं। आपके हाथ में जो एटीएम है वो एक डेबिट कार्ड है, मतलब आपके खाते में पैसा, कहीं जाइए मशीन में लगाइए, निकाल लीजिए, समझ रहे हो बात को ना? तो याद रखिएगा, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक। ये सब क्या होती है? बैंक मनी। यानी बैंक मनी और कुछ नहीं है, यह केंद्रीय बैंकों द्वारा समर्थित है। वस्तुतः बैंक मनी को बैंक मनी कहा जाता है, लेकिन यह कोई मनी नहीं है, बल्कि एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है, उपाय है। ये रही बैंक मनी। अब थोड़ी बात करते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरे जगह पैसे के ट्रांसफर पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब याद रखना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका खाता एसबीआई मुखर्जी नगर में हो, और कोई व्यक्ति है जिसका खाता एक्सिस बैंक चेन्नई में हो, एक दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में क्या होता है? अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए और आईएफएससी कोड चाहिए, बस एक जगह से दूसरी जगह पैसा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। उसी प्रकार कई सिस्टम है, जैसे एनईएफटी है, जिसे कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरबीआई ने बनाया, कहा हम एक फंड ट्रांसफर का सिस्टम बना रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस फंड ट्रांसफर के सिस्टम में आरबीआई ने कहा कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, सभी बैंक मेंबर बन जाइए, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजिए, बहुत तेजी से भेजा जाता है। आप लोग जब नौकरी करेंगे, सैलरी वाली आती है, तो पहले सरकार चेक देती थी, अब एनएफटी करवाती है, या प्राइवेट सेक्टर भी जब सैलरी देता है एनएफटी करवाता है। आपको जीएसटी भरना है तो आप बैंक जाएंगे, कहेंगे जीएसटी भरना है, बैंक आएगा, ठीक है एनएफटी कर दीजिए। आप कोई किसी को 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया भेजना है तुरंत, ठीक, 1 घंटे के अंदर भेजना है तो एनएफटी की जाती है। तो एनएफटी भी क्या है? एक प्रकार के फंड ट्रांसफर की व्यवस्था है। तो आरबीआई लेकर आई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी लेकर के आई, सभी बैंक इसके मेंबर हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक एनएफटी की सेवा चालू रहती है। मिनिमम 0 रुपया, अर्थात मिनिमम कुछ है नहीं है, 10 रुपया भी भेजना चाहते हैं, 1 रुपया भी भेजना चाहते हैं, 100 रुपया भी भेजना चाहते हैं तो एनएफटी से भेज सकते हैं। मैक्सिमम एक बार में एक व्यक्ति के अकाउंट में 25 लाख रुपए तक भेज सकता है। यानी आपको किसी व्यक्ति को एनएफटी करना है तो मैक्सिमम उसको एक बार में 25 लाख भेज सकते हैं, ठीक, समझना। पर अमाउंट चार्ज लगता है, जब आप एनएफटी बैंक द्वारा करेंगे तो बैंक अमाउंट के हिसाब से चार्ज लेगा, प्लस जीएसटी लेता है। हर घंटे ट्रांजिशन किया जाता है। बैंक में आप जाएंगे तो जैसे मान लीजिए पहला बैच 8 से 9 शुरू होता है, यानी आप 8 बजे बैंक को देंगे तो बैंक तुरंत नहीं भेजेगा, कहेगा 9 बजे तक जितने लोग आ जाएंगे उनका एक ही साथ हम 9 बजे भेज देंगे, 9 से 10 के बीच जितने लोगों का एक साथ आएगा उनको एक साथ भेज देंगे, ठीक। इसका मतलब तुरंत मनी ट्रांसफर नहीं होता है। मैक्सिमम कितना लगता है? मैक्सिमम 1 घंटे, कोई 8 बजे आएगा तो 1 घंटे हो जाएगा, कोई 8:30 बजे डालेगा तो 9 बजे हो जाएगा, ठीक, 1-1 घंटे का। यह है एनएफटी। वैसे ही एक होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें तुरंत पैसा ट्रांसफर होता है। 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक इसकी सुविधाएं बैंक देते हैं।
मिनिमम 2 लाख, कम से कम 2 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम 25 लाख होना चाहिए। तुरंत पैसा बैंक भेज देते हैं। बैंक टू बैंक अलग अलग होता है। 25 से 50 रुपए के बीच बैंक चार्ज लेते हैं और जो उनका जीएसटी बनता है वो लेते हैं। ठीक, एक होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या तुरंत पेमेंट का सिस्टम है। 24/7 चलता है, 24 घंटा चलता है। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 2 लाख तक होता है। जो चार्जेज है हर बैंक के अलग अलग होते हैं। एक पेमेंट पर कुछ चार्ज प्लस जीएसटी लगता है। ठीक, अगर आप 1000 रुपए तक का पेमेंट कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें 24/7 करने के लिए आप खुद अपने मोबाइल से भी इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। बस आपको अपने बैंक से एक MMID लेना होता है, जिसे मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कहते हैं। हर अकाउंट का एक एक यूनिक कोड होता है। जब आप इसे पैसे ट्रांसफर करना चाहेंगे तो MMID मिलता है, हर अकाउंट का यूनिक कोड होता है, उसका इस्तेमाल करके आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, ये है डिजिटल मुद्रा। अब एक शब्द आता है, कुछ शब्दों की बात करेंगे और मुद्रा का वर्गीकरण करेंगे, उसको याद करवाएंगे। ठीक, समझना। तो एक शब्द आता है विश्वसनीय मुद्रा। ठीक, एक शब्द आता है विश्वसनीय मुद्रा। विश्वसनीय मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के रूप में स्वीकार किया गया हो। तो सब कुछ क्या होती है? विश्वसनीय मुद्रा। जैसे चेक क्या है? विश्वसनीय मुद्रा है। जब किसी को आपको पेमेंट करना होता है तो सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं आप कि भाई साहब चेक लेंगे ना? वो कहता है हाँ लेंगे, तभी आप उसको चेक दे सकते हैं। यानी जो चेक का इस्तेमाल हो रहा है वो आप दो लोगों के विश्वास के कारण हो रहा है। जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं, बैंक नोट्स होते हैं, आप किसी को कहते हैं ना कि भैया 100 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट लेंगे, 100 करोड़ का बैंक नोट्स लेंगे, तो जब हाँ करता है तब आप दे सकते हैं। ठीक, इसलिए हम चेक को, बैंक नोट्स को, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको हम विश्वसनीय मुद्रा कहते हैं। अर्थात जो आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे चेक दे देंगे, पहले पूछते हैं कि चेक लेंगे, वो कहता है हाँ, तब चेक लेते हैं। बैंक नोट ऐसे नहीं, जब कह देते हैं तब लेता है। ठीक, तो ऐसी मुद्राओं को यानी जब भरोसे में लेकर के कोई लेन देन किया जाता है तो उसे कहते हैं विश्वसनीय मुद्रा। ठीक, अब एक शब्द बताता हूं, मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात। ठीक, देता करिए सर ये सब ऑनलाइन मोबाइल से ही हो जाता है, बैंकों की क्या जरूरत? आपके मोबाइल से इसलिए होता है कि बैंक ही उस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल आपके मोबाइल से नहीं होता, बैंक से ही है। बैंक आपके मोबाइल से अपने आप को लिंक किया हुआ है। ठीक, अब कुछ शब्द बताता हूं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मुद्रा जमा अनुपात। एक शब्द आता है सीडीआर। ठीक, सीडीआर। ठीक, सीडीआर। देखिए सीडीआर दिखाता है। ठीक, सीडीआर में देखा जाता है जनता के पास मुद्रा है तो देखा जाता है करेंसी है, जनता के पास घूम रही है, पैसा घूम रहा है। ठीक, ठीक, पैसा घूम रहा है। ठीक, पैसा घूम रहा है, समझना बात को। तो सीडीआर। ठीक, सीडीआर का मतलब होता है, सीडीआर को कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मुद्रा जमा अनुपात। सीडीआर में देखा जाता है कि जनता के पास जो मुद्रा है, जनता के पास जो पैसा घूम रहा है, इस पैसे में से जनता ने कितना पैसा अपने पास रखा है, कितना पैसा उसने बैंक में जमा रखा है, इसी को सीडीआर कहते हैं। आरबीआई तो कह देती है देखो भाई इतना नोट छाप के हम जनता में वितरित किए हैं, और आरबीआई निकालती है कि कितना पैसा जनता अपने पास कैश रूप में घर में रखती है और कितना पैसा वो बैंक में जमा रखती है, इसी को कहते हैं सीडीआर। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आरबीआई कहती है कि मार्केट में, आरबीआई कह रही है कि इस समय, ठीक, मार्केट में हमने 1 लाख करोड़ रुपए की करेंसी, चलो 1 लाख करोड़ ऐसा समझने के लिए करें, आरबीआई कहती है कि हमने इसमें 100 करोड़ की करेंसी फॉर एग्जांपल लेते हैं, पूरे देश में फैलाई हुई है, 100 करोड़ की करेंसी घूम रही है, घूम तो कई लाख करोड़ की है, मैं 100 करोड़ का एग्जांपल लेता हूं। तो आरबीआई देखती है यानी लोगों के पास कितने करोड़ की करेंसी घूम रही है, 100 करोड़ की, या तो आरबीआई को पता ही होता है। फिर आरबीआई बैंकों से पूछती है, ठीक, कि तुम्हारे यहाँ कितना जमा है, यानी बैंक में कितना जमा है, कितना जमा है, तो बैंक बताएंगे हमारे यहाँ तो 60 करोड़ रुपया है, जनता का 60 करोड़ रुपया है। ठीक, यानी आरबीआई बैंकों से पूछती है कि भैया, कि बैंकों से पूछती है अच्छा हमारा 100 करोड़ रुपया हमने नोट छाप के दिया हुआ है, तो आरबीआई बैंक से पूछेगी कि तुम्हारे पास जनता का कितना पैसा है, बैंक से पूछेगी कितना डिपॉजिट है, ये कितना लोगों ने पैसा जमा किया है, तो बैंक वाले कहेंगे देखिए हमारा सब मिला करके पता चला 60 करोड़ का डिपॉजिट है। फिर आरबीआई कहेगी अच्छा 100 करोड़ मार्केट में हमने डाले हुए हैं, 60 करोड़ बैंक में है, यानी 40 करोड़ लोगों ने अपने पास रखी है, लोगों ने अपने पास रखी है, पास रखी है। अब आरबीआई इस 40 करोड़ और इस 60 करोड़ का अनुपात निकाल लेगा, अनुपात निकाल लेगा, और इसी अनुपात को कहेगा ये देश का सीडीआर है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो है। ये क्या कहेगा? यही सीडीआर है। बात समझ में आ गई बात? यानी टोटल करेंसी आरबीआई को पता है, वही तो छाप के भेज रहा है, तो उसको नहीं पता होगा। सारे बैंकों से पूछ लेता है आज शाम को बताओ भाई कितनी करेंसी डिपॉजिट है, बैंक वाले बता देते हैं इतनी है। मान लो 1 लाख करोड़ रुपए करेंसी भेजा हुआ है, करेंसी मार्केट में फ्लो करे, पूछता बैंकों में कितना है, तो बैंक कहते हैं हमारे पास 80,000 करोड़ है। इसका मतलब 20,000 करोड़ जनता अपने घर, पर्स में, मोबाइल में, घर में, दुकान में रखी हुई है, तो फिर इसका रेशियो निकालेगा, कहेगा अच्छा ये सीडीआर चल रहा है। ठीक, ये सीडीआर चल रहा है, समझ में आ गई बात? तो सीडीआर का मतलब ही होता है, समझना, कि सीडीआर और कुछ नहीं, या धन का वह अनुपात है, सीडीआर या धन का वह अनुपात है जो जनता द्वारा रखी गई मुद्रा और बैंक में जमा मुद्रा के बीच होता है, मध्य होता है। यानी जनता ने जो मुद्रा रखी है और जो बैंक में जमा मुद्रा है उसके बीच होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं CU अपॉन DD, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन डिपॉजिट। अर्थात जनता डिपॉजिट में कितना रख रही है और अपने पास कितना रख रही है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि सीडीआर यानी करेंसी डिपॉजिट रेशियो, मुद्रा जमा अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात। तो हम सीधे कह सकते हैं इसका मतलब यह होता है कि जनता ने अपने पास कितनी मुद्रा रखी, अपने पास कितनी मुद्रा रखी, कितनी मुद्रा रखी है, ठीक, रखी है। और उसका अनुपात फिर किसका निकालना है? जनता ने बैंक में कितनी मुद्रा जमा की है, बैंक में कितनी मुद्रा जमा की है, जनता ने बैंक में कितनी मुद्रा जमा की है। इन दोनों के अनुपात को सीडीआर कहते हैं। अब अच्छा ही बताइए, त्योहारों के समय सीडीआर बढ़ जाता है, त्योहारों के समय सीडीआर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। होली आएगी, दिवाली आएगी, शादी ब्याह का सीजन आएगा, सीडीआर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोग
बैंक में जमा पैसा निकाल के मार्केट में खर्च करने लगते हैं, और जब मार्केट में खर्च करने लगते हैं यानी लोगों के पास जो करेंसी फ्लो कर रही है वो करेंसी बढ़ने लगती है, इसीलिए त्योहारों के समय सीडीआर बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इसमें बैंक से पैसा निकाल करके खर्च करते हैं। समझ में आ गई बात? एक होता है आरडीआर, एक होता है आरडीआर, इसको कहते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, आरक्षित जमा अनुपात। ठीक, आरक्षित जमा अनुपात। ठीक, अब देखिए इकोनॉमी है, ये कठिन चीजें हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसको जी जान लगा के समझाने की कोशिश कर सकते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, समझना कुछ है, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार समझ में आए, छोड़ना समझना सब कुछ है, समझ में। अब थोड़ा विषय ही जटिल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जटिल विषय से ही जूझेंगे। मुझ में जितनी ताकत है मैं लगाऊंगा, आप में भी जितनी ताकत है वो लगाइएगा। इकोनॉमी के कठिन होने के कारण बच्चे भाग जाते हैं, इकोनॉमी नहीं पढ़ते हैं, और जो एक बार इकोनॉमी नहीं पढ़ते हैं भाग जाते हैं तो जिंदगी भर उनसे पैसा और मुद्रा भागते रहता है। ठीक, समझ में आ गई बात? समझ गए ना? यूपीएससी से लेकर के जीवन तक हर जगह हम लोग कहते हैं ना कि आईआईटीएन आता है तुरंत सेलेक्ट हो जाता है, वो इसलिए सेलेक्ट हो जाता है सबसे मेहनत तो इकोनॉमी अब कर देता है, क्योंकि ये प्री में भी जाते हैं, प्री में मेंस के हर पेपर में जाते हैं, तो सबसे तेज दिमाग इकोनॉमी में लगा। कोई कठिन है तो कठिन है तो क्या करेंगे उसको समझेंगे, और इतना भी कठिन नहीं है, चांद पर जाने से कठिन नहीं है, ये कोई कठिन है? ठीक ठीक, रोहितास कह रहा कौन बोला कठिन है? अरे लोग बाहर बोलते रहते हैं, मार्केट में बोलते रहते हैं, लड़के बोलते रहते हैं इकोनॉमी कठिन है, हमको परेशान करते रहते हैं, बताओ कठिन है? तो मेरा विद्यार्थी भागेगा नहीं, लड़ेगा, युद्ध करेगा। लेकिन एक शेर मैंने सुनाया था, तुम लोगों को याद करो, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण को भागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक ना? बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक, तो देखो एक यानी सीडीआर निकालना है, मान लो बताओ, ठीक, मान लो श्रेया के पास 1 लाख रुपए हैं, जिसमें श्रेया ने अपनी मम्मी से पैसा ले लेकर के धीरे धीरे रख लिया है। श्रेया के पास 1 लाख रुपए है, श्रेया ने क्या किया, 40,000 रुपये अपने पास रखी है पर्स में, और 60,000 रुपये में को बैंक में जमा कर दी है, तो श्रेया का सीडीआर कितना हो जाएगा? 40 और 60 का जो अनुपात है वही श्रेया का सीडीआर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया बच्चा लोग? हमेशा समझ गई? ठीक, समझ गया ना? चल बोल कहाँ गया, चल बोल कहाँ गया, बता दो लोग। अच्छा, एक दिन मैं आप लोगों को इकोनॉमी की पीवाईक्यू कल बताऊंगा, आज थोड़ा टॉपिक का खींच लेने दो, कल इकोनॉमी की पीवाईक्यू का डिस्कस करूंगा। इकोनॉमी के पीवाईक्यू और हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू का मामला अलग अलग है, थोड़ी सी मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक ना? आ जाओ आप लोग। ठीक, एक होता है आरडीआर। आरडीआर में देखा जाता है, ठीक, कि बैंकों के पास जो टोटल डिपॉजिट है, बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट है, बैंकों ने, जनता ने बैंकों में पैसा रखा है, और फिर देखा जाता है कि बैंकों ने आरबीआई के पास कितना रखा है, आरबीआई के पास कितना जमा किया। इन दोनों का जो अनुपात होता है वही आरडीआर कहलाता है, अर्थात कुल जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, इनके अनुपात को ही क्या कहा जाता है? आरडीआर कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट मान लीजिए 100 करोड़ है, जनता ने सभी भारत के बैंकों में 100 करोड़ रखा है, और सभी बैंकों ने जो अलग अलग आरबीआई के पास रखते हैं, मान लीजिए सभी बैंकों ने आरबीआई के पास 25 करोड़ रखा, इन दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वही कहलाएगा आरडीआर। इन दोनों का क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा आरडीआर। अब आ जाइए बात, अब एक चीज हम बताने जा रहे हैं जिसमें आपको याद करना है, मुद्रा की आपूर्ति, जिसमें आपको 5 फैक्ट याद करना है। ठीक, श्वेता मैं तुम्हारी बात समझ गया, थोड़ा कल मैं पीवाईक्यू वाले मामले को थोड़ा हैंडल करता हूं, ठीक ना? ठीक, लौकुश पूछ रहे हैं कि धातु मुद्रा होता क्या है, तो इसको मार करके बताओ तुम सब लोग कि वह मुद्रा जो धातुओं से बनी होती है। 10 का सिक्का किससे बना है? धातु से। 5 का सिक्का किससे बना है? धातु से। 1 का सिक्का किससे बना है? धातु से। वह धातु मुद्रा है। समझ में आ गई बात? ठीक, पकड़ो सारे लोग, इस लौकुश को पकड़ो। सारा विवाह, सारा रामायण हो गया, पूछ रहा सीता का विवाह किससे हुआ था? ठीक ना? समझना। अच्छा, हर्ष पटेल को नहीं समझ रहा है, ए अमन समझा इसको? हाँ भाई देखो, आरडीआर का मतलब होता है, कहाँ तू लोग चला जाता है यार, इधर आ। किसी विशेष कालखंड में, किसी विशेष कालखंड में, किसी विशेष कालखंड में, एक समय में देखती आरबीआई की बैंकों में कितना जमा है, बैंक में जमा, बैंक में कितना पैसा जमा है, कितना पैसा जमा है। ठीक, अर्थात बैंक का टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल डिपॉजिट। अब ये बताओ, बैंकिंग आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी इतना चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाए, तो बैंकों को आरबीआई के पास भी तो रखना होगा, तो फिर देखती है कि तो भाई जितना जमा होगा उसी के रेशियो में आरबीआई के पास रखना होगा। तो आरडीआर में आरबीआई देखती है कि टोटल हमारे देश के बैंकों में कितना जमा है, और सभी बैंकों ने मिलाकर के कितना पैसा आरबीआई के पास जमा किया है, आरबीआई के पास जमा किया है। ठीक, इसके जो रेशियो को निकालते हैं वो आरडीआर कहलाता है। इसका रेशियो ही क्या कहलाता है? इसका रेशियो ही क्या कहलाता है? आरडीआर कहलाता है। इसका रेशियो ही क्या कहलाता है? आरडीआर। क्या कहलाता है? अब मान लो हम बताए थे सीआरआर का पैसा रखा जाता है ना बैंकों में, तो आरबीआई देखती है कि भारत के सभी बैंकों ने मिलकर के आरबीआई के पास कितना पैसा जमा किया, आरबीआई के पास कितना जमा किया, कितना जमा किया है, और फिर आरबीआई देखती है सभी बैंकों के पास कितना जमा है, सभी बैंकों के पास कितना जमा है, पास कितना जमा है, तभी इसका जो अनुपात निकलता है वही आरडीआर कहलाता है। 4 बार बता दीजिए, समझ में आ गई बात? चलो लास्ट में आप लोगों के सवाल लेंगे, अब आ जाओ, अब आ जाओ। मनी सप्लाई, मुद्रा किया, मुद्रा सिर्फ पैसे के रूप में ही, करेंसी के रूप में ही नहीं घूमती है,
कई रूप में देश में घूमती रहती है। कहीं पोस्ट ऑफिस के में सेविंग अकाउंट में जमा है, कहीं किसी बैंक के एफडी में जमा है, कहीं किसी बैंक में करंट अकाउंट के रूप में घूम रही है, तो कहीं किसी बैंक में रिकरेंट अकाउंट के रूप में घूम रही है। समझ में आ गई बात? ठीक, समझ में आ गई? अब देखो 4 बार एडीआर समझाया, फिर ये कह रहा है एक बार और समझाओ। नाम हंसा दिया तू लोग मेरा। कुंदेर क्या हाल चाल है? बबीता बताओ, साक्षी बता तो कौन कौन लोग बदमाश आ जाते हैं जो कहते हैं 5 बार समझ। मुझे लगता है कि सर्वाधिक बार समझाने वाला विषय इकोनॉमी है। कोई विषय आज तक, कोई क्लास आज तक नहीं आई जिसे मुझे एक बार ही समझाना पड़ा हो। क्यों तनिष बता, बात तो सही है ना? ठीक, जाहिदा नेहा बताओ तुम लोग, कोई तो विषय, कोई तो टॉपिक हो जिसे सिर्फ एक बार समझाना पड़े। पकड़ो तो लोग अभी भी ये कर रहा है आरडीआर समझाओ। मुझे लगता है तुम लोगों को याद हो गया होगा, सपने में भी कोई कहेगा आरडीआर मतलब तुम लोग कहोगे बैंक के पास जो कुल पैसा जमा है और बैंकों ने आरबीआई के पास जो कुल पैसा जमा किया उसका अनुपात ही तो आरडीआर कहलाता है। ठीक, अच्छा तुम लोग, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टॉपिक हुआ होगा जो एक बार समझाना पड़ा होगा। मैं खुद ही 2 बार समझाता हूँ, और जब कोई टॉपिक मैं 2 बार बताता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक बार किसी चीज को नहीं बताता हूँ बच्चा, लेकिन 4-4 बार बताने का। ठीक, ये कौन हो रहा है भाई? अच्छा ये कह रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसको भी सत्य। हाँ किसी दिन मुझे राजधानी समझाना पड़े, सब 3-3 बार पूछेंगे। ठीक, समझ गए ना? चला जा। अब देखो ये थोड़ी बात है समझने वाली, और इसमें समझ नहीं, ये थोड़ी बात है याद करने वाली। तो मैं कहूंगा, मुझे उम्मीद है इसको मैं समझा दे रहा हूं, उसमें 5 बातें आएंगी जो आपको रट्टा मारना है। ठीक, तो आ जाइए। सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति। देखो 1977 मुद्रा की आपूर्ति का मतलब होता है एक विशेष समय में जनता के बीच धन का कुल भंडार। यानी आज अगर आरबीआई कहे कि आज की मनी सप्लाई क्या है, तो देखती है कि आज जनता के बीच कितना पैसा है, कितना धन है, इसी को मनी सप्लाई करते रहते कहते हैं। ठीक, मुद्रा की आपूर्ति का मतलब एक विशेष समय में जनता के बीच जो धन का कुल भंडार है वही मुद्रा की आपूर्ति। एक विशेष समय में जो जनता के पास धन का कुल भंडार है वही मुद्रा की आपूर्ति। क्लियर हो गया? ठीक, वही मुद्रा की आपूर्ति है। यानी अगर आरबीआई कहती है कि जून में मुद्रा की आपूर्ति क्या है, तो आरबीआई देखती है कि पूरे जून में जनता के पास कितना पैसा है, कितना पैसा जनता की। अब जनता के पास पैसे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आपके बैंक अकाउंट में कितना, आपके बचत खाते में कितना है, कहां कहां कितना है। ठीक ना? अब देखो, तो 1977 में आरबीआई ने मुद्रा की कुल आपूर्ति को मापने के लिए एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक, और आरबीआई ने कहा कि हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसे M0 के साथ 4 स्टॉक में प्रस्तुत किया। यानी आरबीआई ने कहा कि जनता के पास जो कुल मुद्रा है वह पहला कुछ मुद्रा को हम M0 नाम देंगे। ठीक, कुछ पहले स्टॉक को M0, दूसरे को M1, तीसरे को M2, चौथे को M3, पांचवें को M4। यानी आरबीआई ने कहा कि हम एक हमारा M0 है और इसके अलावा ये 4 प्रकार के वर्गीकरण है, जिसे आरबीआई ने कहा M1, M2, M3, M4। क्या कहा? M1, M2, M3, M4। तो आरबीआई ने कहा कि M0 के अलावा 4 प्रकार के वर्गीकरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं M0 में कौन कौन मुद्रा रखा जाता है, M1 में क्या रखा जाता है, M2 में क्या रखा जाता है, M3 में क्या रखा जाता है, M4 में क्या रखा जाता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। ठीक, समझना। अब इसमें चीजें याद करनी होगी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। ठीक ना? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें चीजें आपको बाद में थोड़ा एक कागज पर इसको नोट करके रख लेना, अलग से दीवार पर चिपका लेना, 1-2 नजर मार लेना। ठीक ना? तो आ जाओ। तो M0, इस M0 को ठीक आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं। ठीक, इसके कई नाम हैं। इसे आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं। इसे M0 को हार्ड पावर मनी भी कहते हैं। इसी M0 को हार्ड पावर मनी भी कहते हैं। इसी M0 को मौद्रिक आधार भी कहते हैं। इसी M0 को मौद्रिक आधार भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी जो M0 है इसके कई नाम है। एक नाम क्या हो गया? आरक्षित मुद्रा। एक नाम क्या हो गया? हार्ड पावर मनी। एक नाम क्या हो गया? मौद्रिक आधार। एक नाम क्या हो गया? आधार मनी। समझ आ बात? तो M0 को ही क्या कहते हैं? हार्ड पावर मनी कहते हैं, मौद्रिक आधार कहते हैं, आधार मनी कहते हैं। तो सब याद रखना, जब भी बात हो कि आधार मनी किस मुद्रा को कहते हैं, M0 को। मौद्रिक आधार किसे कहते हैं, M0 को। हार्ड पावर मनी किसे कहते हैं, M0 को। रिजर्व मनी किसे कहते हैं, M0 को। ठीक, समझ में आ गई बात? अब बात को देखना। अब तो कौन कौन सी मुद्रा M0 में रखी जाती है? तो आरबीआई कहती है जो हमारी सर्कुलेशन में करेंसी है। सर्कुलेशन में करेंसी मतलब जो करेंसी घूम रही है हमारे पास, जो है हमारे पर्स में है, दुकानदार से खरीदारी किया, दुकानदार को चला गया, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यानी देश में जो करेंसी घूम रही है। ठीक, समझ में आ गई बात? प्लस जो आरबीआई के पास बैंकों का डिपॉजिट है, यानी जो करेंसी सर्कुलेशन में घूम रही है, लोगों के पास घूम रही है, ऑटो वाले के पास है, रिक्शे वाले के पास है, दुकानदारों के पास है, वो करेंसी लोगों के पास जो है। प्लस आरबीआई के पास बैंकों का जो डिपॉजिट है, यानी आरबीआई के पास बैंकों ने जो जमा किया है उन दोनों को जोड़ लेते हैं। प्लस आरबीआई के पास जो अन्य जमा है इसको जोड़ लेते हैं, तो हम कहते हैं M0 हो गया। अब यहाँ एक सवाल है कि आरबीआई के पास अन्य जमा क्या है? आरबीआई किसको अन्य जमा में रखती है? यूपीएससी प्री में सवाल बनाता है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा को आरबीआई अपने अदर डिपॉजिट में रखती है? आरबीआई अपने अन्य जमा में रखती है। तो आरबीआई अपने अन्य जमा में किसे किसे रखती है? तो अर्ध सरकारी जमाएं, जो अर्ध सरकारी जमाएं होती है उसे आरबीआई अपने अन्य जमा में रखती है। जैसे जितने भी हमारे देश में प्राथमिक डीलर हैं जो प्रतिभूतियां खरीदते और बेचते हैं, साथ साथ इनके अलावा जो अन्य वित्तीय संस्थान हैं, वित्तीय संस्थानों के पास जो पैसा है, ठीक, प्राथमिक डीलरों के पास जो करेंसी है, उसे आरबीआई किसमें रखती है? अन्य जमा में। दूसरी चीज, ठीक, विदेशों के जो केंद्रीय बैंक हैं
उसमें भी भारत सरकार पैसे रखती है, आरबीआई पैसे रखती है। पता चला आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल बैंक में भी पैसा रखा है, पता चला आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पैसा रखा है। तो विदेशों के केंद्रीय बैंकों में आरबीआई जो पैसा जमा रखती है उसे भी अन्य जमा में रखती है, साथ साथ सरकार के अकाउंट में जो पैसा होता है उसको भी अन्य जमा में शामिल करती है। तीसरी चीज, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आईएमएफ के खाते में जो भारत का पैसा जमा है उसको भी अन्य जमा में रखती है। साथ साथ ठीक भारत की जो अन्य एजेंसियां हैं या भारत सरकार ने दुनिया की अन्य एजेंसियों में भारत सरकार ने दुनिया की अन्य एजेंसियों में पैसा जमा किया है, इंटरनेशनल वित्तीय संस्थानों में पैसा दिया है, अन्य बैंकों में पैसा दिया है, उन सबको अन्य जमा में रखती है। उन सबको किसमें रखती है? अन्य जमा में रखती है। और आरबीआई कहती है कि जो अन्य जमा में पैसा है, आरबीआई कहती है जो हमारे अन्य जमा में पैसा है प्लस जो आरबीआई के पास बैंकों का डिपॉजिट है प्लस जो सर्कुलेशन में मनी है, जनता के पास पैसा, इन तीनों पैसाओं को जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या? M0। ठीक, एक बार फिर से मैं समझाता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण ये सर्कुलेशन है। आरबीआई कहती है, ठीक, आरबीआई का कहना है, ठीक, यहां तो आरबीआई का कहना है कि एक मुद्रा होती है जिसे कहते हैं M0। अब इसको बस याद रखना है, M0 में क्या क्या है? तो सर्कुलेशन में जो करेंसी है, यानी लोगों के पास जो पैसा घूम रहा है, प्लस आरबीआई के पास जो बैंकों का डिपॉजिट है, यानी आरबीआई के पास जो बैंकों ने पैसा जमा किया है, प्लस अन्य जमा, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? M0। तो पहला सवाल बनता है निम्नलिखित में से M0 के तहत कौन सी मुद्रा शामिल होती है? फिर बता रहा हूं, सर्कुलेशन में जो मनी है, बैंकों के, आरबीआई के पास जो बैंकों का पैसा जमा है और आरबीआई की अन्य जमा, ये तीनों मिलकर M0 बनाती। अब सवाल उठता है अन्य जमा क्या है, अदर डिपॉजिट क्या है? तो आरबीआई कहती है हम अपने अदर डिपॉजिट में तीन चीजों को शामिल करते हैं। सवाल आ जाएगा निम्नलिखित में से किस जमा को आरबीआई के अन्य जमा में शामिल करते हैं? तो जो अदर डिपॉजिट क्या है? तो आरबीआई कहती है तीन चार चीजों को हम अदर डिपॉजिट में रखते हैं। पहला, जितनी भी अर्ध सरकारी जमाएं हैं उन सबको हम अन्य जमा में रखते हैं। तो सवाल उठता है, अब सुनो, कभी कभी ये ऑप्शन हटा देगा कि अर्ध सरकारी जमाएं क्या हैं, ये ऑप्शन बता देगा कि निम्नलिखित में से किसी आरबीआई अर्ध सरकारी जमाएं कहती हैं। याद रखना, जो प्राथमिक डीलरों के पास पैसा है और जो भारत के प्राथमिक डीलरों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों के पास पैसा है, इन दोनों पैसे को मिलाकर के क्या बनता है? अर्ध सरकारी जमा बनता है। यानी प्राथमिक डीलरों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जो पैसा है उसको मिलाकर क्या बनता है? अर्ध सरकारी जमा बनता है। और अर्ध सरकारी जमा किसमें शामिल होता है? अन्य जमा में। दूसरी चीज, जो विदेशी का केंद्रीय बैंक है उसमें जो पैसा आरबीआई ने रखा हुआ है, जो भारत सरकार के खाते में राशि है उसको जोड़ती है, प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरबीआई ने पैसा रखा हुआ है और दुनिया की अन्य एजेंसियों के खाते में जो पैसा जमा है भारत का, इन तीनों को जोड़ के अन्य जमा में शामिल कर लेती है। और अन्य जमा और आरबीआई के पास जो जमा है और सर्कुलेशन में जो मनी है, इन सबको जोड़ करके M0 निकलता है। ठीक, तो पहला हो गया M0। उसके बाद है M1। तो M1 में किसे किसे शामिल किया जाता है? इस M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं ये M1 मुद्रा एरो मनी है। ठीक, समझना। तो M1 में क्या क्या आता है? तो आरबीआई कहती है कि लोगों के पास जो उपलब्ध धन है, लोगों के अपने पास जो पैसा है, साथ साथ बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट है, बैंकों में क्या है? जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट मांग जमा है। ठीक, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट है। कुछ लोग पूछ रहे हैं प्राथमिक डीलर क्या है, तो हम जब मनी मार्केट इसके बाद पढ़ाएंगे तो वहां प्राथमिक डीलर आएगा, अभी धैर्य रखिए, उसी चैप्टर में प्राथमिक डीलर समझाएंगे। ठीक, जब मनी मार्केट में आएगा अभी धैर्य रखिए। तो M1 में क्या होता है? लोगों के पास जो उपलब्ध धन है ये, और जो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है बैंकों में जब आप डिमांड डिपॉजिट खोलते हैं, वह डिपॉजिट जिसमें रखे हुए पैसे को आप कभी भी निकाल लें, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट, बचत खाता क्या है? एक प्रकार का डिमांड डिपॉजिट है। करेंट अकाउंट क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि डिमांड डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जिसमें रखे गए पैसे को जमा करता जो चाहे तो निकाल ले। जैसे सेविंग अकाउंट क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। करेंट अकाउंट क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। तो लोगों के पास जो उपलब्ध धन है और बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है वो, और प्लस आरबीआई के पास जो अन्य जमा है, अभी अन्य जमा समझाए थे, इन तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? M1 निकल। इन तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या निकल जाता है? M1 निकल। ठीक, अच्छा, सुमित कुमार को जिद है कि करा प्राथमिक डीलर बताई दो। तो वह लोग जो प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने का व्यवसाय करते हैं बेटा, उन्हें प्राथमिक डीलर कहा जाता है। वह लोग जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का व्यवसाय करते हैं उन्हें प्राइमरी डीलर कहा जाता है। तुम पिछली क्लास ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, बैंकिंग वाले चैप्टर में बेटवा जब हम बताए थे ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो वहां बताए थे प्राथमिक डीलर ये होते हैं, और उनको ये भी बताया था कि मनी मार्केट में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक ठीक, देखो अश्विन को ध्यान है, ठीक ना, याद करो, हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बता रहे थे, खुले बाजार की क्रियाएं, वहां बताए थे प्राथमिक डीलर, पहली बार वो शब्द आया था। आरबीआई प्रतिभूतियां लेके ओपन मार्केट में जाती है, और ओपन मार्केट में कौन कौन होते हैं? तो ओपन मार्केट में बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, सबसे नीचे हमने प्राइमरी डीलर लिखा था, इसको पीडीएस लिखा था, हमने कहा पीडीएस लिखूंगा प्राइमरी डीलर समझना, और कहा था कि ये वो दुकानें होती हैं जहां से प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है। ठीक, अब एक बच्चा कह रहा है कि M1 और M0 सेम है क्या? नहीं बेटा, सेम नहीं है। M0 में क्या था? M0 में क्या था? आरबीआई के पास बैंकों का डिपॉजिट M0 में था, बाकी ये दोनों सेम था। M0 में सर्कुलेशन में मनी और अन्य जमा है, लेकिन M0 में क्या है? आरबीआई के पास डिपॉजिट। M1 में क्या है? बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है। समझ में आ गई बात? ठीक, बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है। ठीक, अंतर समझ गए? अंतर समझ गए? समझ गए तुम लोग? ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं डबल काउंटिंग हो जाएगी। नहीं, डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी। जब M1 निकालना होगा तो M1 निकालेगा M0। अपना दिमाग मत लगाओ, ये बहुत जटिल प्रणाली, अपना दिमाग मत लगाओ। M0 में क्या इसे याद रखो, M1 में क्या इसे याद रखो, मेंस का नहीं प्री का टॉपिक है। ठीक ना, अपने दिमाग लगाने में तुम लोग। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब वह जमा, बैंक में खोला गया वह खाता जिससे कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। बैंक में दो प्रकार के खाते हैं जिसे मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट। अब आ जाओ M2। ठीक,
अब देखो ये एमोन वाली जो मुद्रा है ना, पूरे के पूरे बैंकिंग की दुनिया में इसे बहुत ही संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। एमोन की मुद्रा को पूरी की पूरी बैंकिंग की दुनिया में बड़ी संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बैंक इससे अपना उधार कार्यक्रम नहीं चला सकते। अब लोगों के पास उपलब्ध धन है तो बैंक उससे लोन देंगे। ठीक, बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक इसको लोन नहीं देते हैं। डिमांड डिपॉजिट में अगर किसी बैंक में 500 करोड़ है तो बैंक इस डिमांड डिपॉजिट का 500 उधारी नहीं देता है। क्यों? मान लीजिए बैंक ने किसी को उधारी दे दिया, मांगने चले आए, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है, तो इससे भी उधारी नहीं दे पाता है। आरबीआई के पास जो अन्य जमा है उस पैसे का बैंक कैसे इस्तेमाल कर लेगा? तो आरबीआई तो बैंक वाले कहते हैं ये जो एमोन में जो टोटल मुद्रा है ना, ये हमारे किसी काम की नहीं, ये बहुत संकीर्ण मुद्रा है, ठीक ठाक नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? वैसे ही M2 है। अब देखना, अब याद आसान होगा। M2 है, M2 में कहा जाता है जो भी एमोन में पैसा है, जितनी मुद्रा एमोन में जमा है, जितनी मुद्रा एमोन में जमा है, और प्लस जो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जो पैसा जमा है, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो M2 निकल जाता है। इसमें ये मत देखो कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक ही चीज कई जगह जोड़ी जा रही है, ये यहाँ नहीं दिखा जाता है। यहाँ एक साथ अलग अलग, कभी M1 निकाला जाता है, कभी M2 निकाला जाता है, कभी M0 निकाला जाता है। अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक ना? ठीक, चुलबुल का सवाल है कि नोटबंदी में जो नोट अदर कंट्री में था वो बंद हुआ, उसका क्या हुआ? वो लोगों ने एम्बेसी में लाया और बदल लिया। जहां पर आ रहा वही रहा, पिटेगा चुलबुल तुमसे। ठीक, मोहित कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था, याद करो, ये टॉपिक याद करने वाला। अब तुरंत आपको आकर के मनी सप्लाई नहीं समझ में आएगी, याद करो। तो याद क्या करना है? ये देखो, मैं साफ बता रहा हूं, अब तक मैंने किसी टॉपिक को ये नहीं कहा कि ये नहीं समझ में आएगी। मैं पहली बार कर रहा हूं, ये टॉपिक नहीं समझ में आने वाला, ये सिर्फ याद करने वाला। जो टॉपिक एकदम फैक्ट है उसको मैं कैसे समझा सकता हूं? मैं पहली बार कर रहा हूं कि टॉपिक एकदम फैक्चुअल है या याद करने वाला है, तो याद कीजिए भैया। M2 में क्या आता है? डाकघर में बचत जमा और प्लस M1 में जो M1 में मुद्रा है उसको, और जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में बचत खाते में लोगों ने जो मुद्रा जमा की है वो किस में आ जाती है? M2। अब M3 की बात कीजिए। ठीक, तो M3 को कहते हैं व्यापक मुद्रा। M3 के बारे में कहा जाता है कि M1 में जितनी मुद्रा है, जितनी मुद्रा इस M1 में है, प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास जो समय जमा है, समय जमा मतलब होता है FD, फिक्स डिपॉजिट। दरअसल समय जमा को कहते हैं टाइम डिपॉजिट। जो किसी विशेष कालखंड के लिए पैसा जमा किया जाता है उसे समय जमा कहते हैं। 3 साल के लिए पैसा जमा हो गया, 5 साल के लिए पैसा जमा हो गया, उसे समय जमा करते हैं। समय जमा को ही हम लोकप्रिय भाषा में FD कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। समय जमा को ही हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ठीक, FD हो गया। ये हो गई M3 मुद्रा। ठीक, यानी M1 मुद्रा और बैंक प्रणाली के पास जो समय जमा टाइम डिपॉजिट यानी FD है, जब उसको जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाती है? M3 मुद्रा। वैसे ही है M4। ठीक, M4 में कहते हैं कि जितना पैसा M3 में है वो, और प्लस जो पोस्ट ऑफिस के पास कुल जमा है। यहां पोस्ट ऑफिस में सिर्फ बचत खाते में हम जमा राशि देख रहे थे, यहां क्या कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो कुल जमा है, जब उसको M3 में जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? M4 निकल जाता है। और उसके अलावा एक बात याद रखना, जब हम M3 में पोस्ट ऑफिस में कुल जमा को जोड़ते हैं तो एक चीज को नहीं जोड़ते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो राष्ट्रीय बचत पत्र में पैसा जमा होता है, नेशनल सेविंग पेपर में जो लोगों का पैसा जमा होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र के पैसे को, जमा को नहीं जोड़ते हैं। उसके अलावा मान लीजिए किसी पोस्ट ऑफिस में 100 रुपया जमा है, जिसमें 20 रुपया राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा, 20 छोड़ देंगे, शेष 80 को जब M3 में मिला देते हैं, ठीक, तो M4 बन जाता है। M3 और M4 दोनों को ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई बात? अब इसमें कृपया हाथ जोड़ के विनती है, अपना दिमाग मत लगाइएगा, आधे घंटे में अर्थशास्त्री मत बनिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखिए। ठीक, इसको सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा। ये है मुद्रा का वर्गीकरण। ठीक, चलिए अब है लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। पढ़ाई की छोड़ दें, बताओ। अच्छा 8-12 हो गया, मुझे पता नहीं चला। ठीक, तो चलो अब यहीं से कल बात शुरू करेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप से कल बात शुरू करेंगे। ठीक ना, बस यही याद करने वाला था, अब तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो तरलता जाल। अब आपको किसी को कुछ पूछना, पूछो भाई। तो ठीक, बताओ। हाँ छोड़ दे रहे हैं, 8-12 हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। चलो कल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा, ये करा लेंगे तब। अभी हमको थोड़ा सा बैंकिंग से बाहर निकल जाने दो, ठीक ना, ये करा लेते हैं, फिनटेक करा लेते हैं तब, ठीक ना। थोड़ा ये तो थोड़ा उलझे हुए टॉपिक है, थोड़ा इनसे बाहर निकल जाए तो हमको भी भरोसा हो जाएगा कि हमारे हमारे विद्यार्थी कुछ, ठीक ना, थोड़ा सा कुछ सीख लिए तब। और तभी आंसर राइटिंग भी कराऊंगा। थोड़ा सा मैं इस बैंकिंग से बाहर निकल जाऊं तभी आंसर राइटिंग कराऊंगा, ठीक ना बच्चा सब? बाकी सब स्वस्थ हो, अच्छे हो, ठीक ना? अरे राष्ट्रीय बचत पत्र बताऊंगा, आगे आएगा क्या होता है। ठीक, आगे आएगा। अच्छा एंटिक कर रहा है, गुजरात कब आओगे? बहुत मन है गुजरात घूमने का, जल्दी तुम मुझे बुलाता हूं, ठीक है बेटा? किसी का कोई सवाल, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछो भैया, बताओ। कीर्ति बता। एक पूछ रहा CRR क्या होता है, बताओ इसको तुम लोग। अब ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब तुम लोग बताया करो। कोई बच्चा आए पूछे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत है, तुम लोग खुद बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। आंख दर्द करने लगा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं कई चीजों पर आपको काम करवाऊंगा, थोड़ा सा मुझे पहले बैंकिंग समझा लेने दीजिए आप लोग। थोड़ा बैंकिंग जटिल है, समझा ना? एक बार जब कुछ ठोस समझ जाओगे तब ना आंसर राइटिंग। ठीक, ये मुद्रा और बैंकिंग, अभी बैंकिंग हो गया, अब मुद्रा में चल रहा हूं, बस फिनटेक हो जाए काम खत्म। सब कुछ समझाऊंगा, आंसर राइटिंग होगा। थोड़ा कुछ ठोस पढ़ लो ना बचवा, ठीक, थोड़ा सा कुछ ठोस पढ़ लो, पर्सनालिटी डेवलप, ये बस के बाद हम क्लास को और क्लासीफाई कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया बात?